Wednesday 2011 विशन दक्ष कम फेस टू फेस रू मेंशन। शीना जो कि एक क्रिश्चियन लेडी थी, वो साइड में खड़ी बस एक टक ओपन किचन में इधर से उधर लड़ते उन 4 इंसानों को देख रही थी, जिसे उसने कभी सपने में भी खुद से एक ग्लास पानी तक लेते नहीं देखा था। आज उन लोगों को ऐसे किचन में अपने अपने जलवे दिखाते हुए देख रही थी। शीना एक 29 ईयर्स की यंग लेडी थी, जिसे दक्ष खुद अपने साथ यहाँ लाया था। क्यों, वो शीना और दक्ष के बीच की बात थी, जिसे उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। अंश ऑरेंज को पीलिंग ऑफ करते हुए खुन्नस से सामने बड़े ही शानो शौकत से बैठे अक्ष को घूरते हुए सोचता है, तुम चूजे कही कि तुम रुको, तुमसे मैंने अपना बदला ना लिया तो कहना बहुत भगा लिया, आजकल देखो तुम नुश अभी जानते नहीं तुम मैं चीज क्या हूँ। ये सोचते हुए अंश अक्ष को घूरते हुए ही एक एविल स्माइल करने लगता है। वो अपनी आंखें छोटी कर अपनी आईब्रोज को बार बार ऊपर नीचे करते हुए रेस कर रहा था और वहीं सामने स्ट्रॉबेरी को खाता अक्ष जो कब से अंश की ऐसी निगाहों को अपनी बेबी आई से घूर रहा था। वो अंश को घूर के देखते हुए सोचता है, कंस चाचू आपको मेरे मामा होना चाहिए था, लेकिन आप मेरे मामा नहीं, वो तो कोई और है, पर एक बार मैं अपने क्रेजी डैडी को सीधा कर दूं उसके बाद मैं अपने मामा को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। और आप तो हो ही, जब भी बोर होऊंगा आपको घुमा दिया करूंगा। अक्ष सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसका दिमाग जैसे कंप्यूटर के CPU के जैसा काम करता है। उसके छोटे से इनोसेंट से माइंड में सिर्फ अपनी मम्मा को हर्ट करने वालों को सबक सिखाना ही घूमता रहता था। ये लो और इसे टेस्ट करके बताओ। दक्ष जल्दी से रेफ्रिजरेटर से कोल्ड फ्रूट कस्टर्ड को निकाल कर लाते हुए अक्ष के सामने करता है। अक्ष दक्ष को अपनी प्यारी सी बेबी आई से घूरते हुए देखता है, जिसमें बस 2 घंटे के अंदर ही एक अच्छे खासे हाइट बिजनेसमैन जिसे सारी दुनिया छूना चाहती थी, उसे उसने एक शेफ बना दिया था, जिसकी हालत सच में खबर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दक्ष के लुक और एलिगेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि वो इस मैसी लुक में और भी जल्दी हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसके फेस पर बिखरी सीरियसनेस उसके लुक को और भी ज्यादा डेंजरस और रुड बना रही थी। अक्ष कुछ सोचते हुए उसके हाथ से कस्टर्ड बाउल लेते हुए एक बाइट अपने स्पून में लेता है और दक्ष को अपनी ट्विंकलिंग आई से देखते हुए कस्टर्ड को अपने मुंह में ले लेता है। अंश और तेजस तो अपनी अपनी जगह से उठकर दक्ष के साथ अक्ष के सामने आकर खड़े हो गए। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी विराट कोहली ने सिक्सर मारा हो और बस उसकी बॉल आउट होने वाली हो। बिल्कुल वैसे ही दोनों अक्ष के रिएक्शन का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये छठी बार था जब उन सब ने अक्ष के लिए कस्टर्ड बनाया था। लेकिन उन दोनों से ऑपोजिट दक्ष अपने चेस्ट पर टाई हैंड्स किए बस चुपचाप जीरो एक्सप्रेशन लिए अक्ष को घूर रहा था। दक्ष के फेस इमोशंस इस टाइम बिल्कुल एक रूड फादर की तरह थे, जो कभी नहीं आते थे, और आज पहली बार अपने आप दक्ष के फेस पर ऐसे इमोशंस आए थे। अक्ष को भी अब दक्ष से थोड़ा डर लगने लगा था। वो था भी तो अभी एक 5 साल का बच्चा। अक्ष कस्टर्ड बाइट खाकर अपने डैडी को ना देख अंश और तेजस को देखता है। अक्ष की नजरों को देख तेजस और अंश एक साथ अपनी आंखों को राउंड कर अपने आईब्रोज रेंज करते हुए इशारे से पूछते हैं, क्या? अक्ष उन दोनों के इशारे को समझ अपने छोटे से रेड वेट टंग को अपने स्पाइसी सॉफ्ट रेड लिप्स पर फिराते हुए दक्ष को देख बोला, ये मम्मा के जैसा नहीं है, उससे अलग है, पर टेस्टी है ये बोल अक्ष वापस से एक बाइट अपने मुंह में भर लेता है। दक्ष जब अक्ष के मुंह से ये सुनता है तो उसके होठों पर एक हिडन किलर स्माइल आ जाती है, जिसे सिर्फ दक्ष ही फील कर सकता था। व्हाट? तेजस और अंश एक साथ हैरानी से बोले। अंश मुंह बनाते हुए बोला, नो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी एक बार टेस्ट करना है, और जल्दी से अक्ष के हाथों से वो कस्टर्ड बाउल लेने लगता है। लेकिन अभी वो बाउल को टच भी कर पाता, अक्ष गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, क्या आपकी मम्मा ने आपको इतनी भी मैनर्स नहीं सिखाई? अगर नहीं तो मैं सिखा सकता हूँ। अंश अक्ष की बात सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? अक्ष मुझे टेस्ट करना है, क्या तुम मुझे कस्टर्ड दोगे? तेजस बीच में अक्ष को नॉर्मली देखते हुए बोला। अक्ष भी अंश के जलते दिल पर मिट्टी का तेल डालते हुए तेजस से बोला, ऑफ कोर्स चाचू। ये बोल अक्ष तेजस के आगे स्पून को बढ़ा देता है। तेजस भी स्माइल करते हुए आराम से वो कस्टर्ड अपने मुंह में ले लेता है। ओम रियली डिलिशियस। तेजस कस्टर्ड खाते हुए अक्ष को देखता है तो अक्ष के फेस पर एक बेहद चार्मिंग बेबी स्माइल आ जाती है, जो एक बच्चे की तरह ही क्यूट स्माइल थी। तेजस दक्ष को देखते हुए बोला, तुम्हें कस्टर्ड बनाने कैसे आता है? तुम तो कभी किचन में भी नहीं आए, और ना ही आते हो तो फिर? दक्ष जो कब से सीरियस मूड में अक्ष को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, वो काउंटर स्लैब पर बैठे अक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और अपने दोनों मजबूत हाथों को अक्ष के दोनों साइड स्लैब पर रखते हुए हल्का सा अक्ष के ऊपर बैंड होते हुए एक इविल स्माइल करते हुए बोला, इसे कस्टर्ड पसंद है क्योंकि ये मेरा बेटा है। दक्ष के फेस पर एक अलग चमक, अलग गुरूर और एक डेविल स्माइल बिखरी हुई थी। उसकी आंखें बेहद किलर थी, जो इस वक्त अक्ष पर टिकी हुई बस अक्ष के चबी बेबी फेस को घूर रही थी। व्हाट यू मीन? तेजस और अंश एक साथ उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देख पूछते हैं। दक्ष के होठों पर आए इविल स्माइल और भी ज्यादा डीप हो जाती है। वो डीप स्माइल के साथ अक्ष को घूरते हुए बोला, आई मीन मुझे भी कस्टर्ड पसंद है, पर मुझे नट्स कस्टर्ड पसंद है। दक्ष की बात सुन अंश और तेजस की आंखें थोड़ी नॉर्मल होती हैं। अंश अब खुन्नस से भरी दबी हंसी हंसते हुए बोला, हे, आखिर बेटा किसका है? ये तो होना ही था। दक्ष अक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला।
अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये मेरा ही बेटा है। इस बार तेजस थोड़े गुस्से और नाराजगी से भरे आवाज में बोला। अब तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? दक्ष अक्ष को अपने साथ किचन से बाहर ले जाते हुए काफी डेविल टोन में बोला। इसकी मॉम। दक्ष की ये पहली से भरी बातों को सुनकर अंश और तेजस हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह जाते हैं। अंश दक्ष को जाता हुआ देख बोला, ये चाहता क्या है? मुझे भी नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तेजस भी अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कुछ सोचकर बोला। दक्ष अक्ष को उसके रूम में लाते हुए बोला, रात हो गई है, अब सो जाओ। नहीं, मुझे आपके साथ सोना है डैडी, मुझे अकेले डर लगता है। अक्ष दक्ष की बात सुन झट से अपनी क्यूट बेबी वॉइस में बोला, तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे अकेले सोने में डर लगेगा। दक्ष झल्लाते हुए धीमी आवाज में बोला। वो अक्ष पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी आवाज को नीचे रखने की कोशिश करते हुए बोला। अक्ष जिसे बच्चा समझने की भूल ही सबसे बड़ी गलती थी, वो अपने डैडी को घूरते हुए देख बोला, डैडी शायद आप भूल रहे हैं, मम्मा मुझे आपके पास छोड़कर गई हैं, तो आपको मेरी पूरी केयर करनी चाहिए। और मम्मा के पास आपके जितना इतना बड़ा घर नहीं है, इसलिए मम्मा मुझे हमेशा अपने पास ही सुलाती हैं। इसलिए मुझे उन्हें हक करके सोने की आदत है। दक्ष अक्ष की बातें पहले तो सुन गुस्से से भर उठा, लेकिन फिर जैसे ही वो उसकी पूरी बात सुनता है, उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है। दक्ष अक्ष को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। अक्ष भी अपने ही एटीट्यूड में दक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोला। तो दक्ष अपने दांत पिसते हुए आंखों को बंद कर एक डीप ब्रेथ लेकर छोड़ते हुए बोला, आई सेड, तुम्हें क्या बोला कि तुम्हारी मम्मा के पास मेरे जितना बड़ा घर नहीं है, राइट? अक्ष दक्ष को देखते हुए बोला, हाँ। इस पर दक्ष बोला, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मा को तो वो विला हमेशा के लिए दे दिया था, जहां हमारी शादी के बाद हमें भेजा गया था। अक्ष जिसे उसकी मम्मा ने हर एक छोटी से छोटी बातों को बता रखी थी, वो ये भी जानता था, इसलिए वो अपने डैड से नजरें फेरते हुए बिना इंटरेस्ट के बोला, यस, मम्मा ने मुझे बताया था कि आपने मम्मा को विला दिया था, बट मेरी मम्मा इतनी वीक नहीं जो आपके तरस खाया चीजों पर रहे, इसलिए आपके जाने के नेक्स्ट मॉर्निंग ही मम्मा सब कुछ कर चली गई थी, आपका विला और आपको भी। अक्ष ने ये सब एक कड़वाहट के साथ कहा था, जिसे सुनकर ही दक्ष को पता चल चुका था कि उसका बेटा उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। दक्ष अक्ष को देखते हुए बोला, तो फिर तुम लोग कहाँ रहते हो? अक्ष भी सीधे सीधे दक्ष के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मम्मा ने अपने पैसों से ही हमारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है जिसमें ही हम लोग रहते हैं। अक्ष के जवाब को सुन कुछ देर की खामोशी उन दोनों के बीच पसर जाती है। दक्ष अब बिना विश को जाने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसे याद करते हुए दक्ष अक्ष से क्यूरियस होते हुए पूछता है, अच्छा, तो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि मैं तुम लोगों के लिए पर मंथ मनी ट्रांसफर लिया करता हूँ? जैसा कि दक्ष से सोचा था, अक्ष को इसके बारे में भी पता था। अक्ष अपने डैडी को देखते हुए बोला, हाँ, पर ये आपको लगता है कि आप पर मंथ मम्मा के लिए पैसे भेजते हैं, पर मम्मा ने तो बहुत पहले ही अपना अकाउंट चेंज कर लिया था। तो आप अपनी गलत फहमी से बाहर आओ, क्योंकि मेरी मम्मा आपके किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। पता नहीं क्यों दक्ष को किसी बातों पर बुरा नहीं लगा, पर जैसे ही अक्ष के मुंह से वो ये सुनता है कि उसकी मम्मा को उसकी किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका दिल एकदम से बेचैन हो उठता है। अब दक्ष के दिल में विश से मिलने की चाहत और बढ़ने लगी थी। दक्ष पहली बार ऐसी किसी लड़की के बारे में सुन रहा था जो खुद उसकी चीजों से दूर है। विश अब दक्ष के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड बुक बन चुकी थी, जिसे वो पढ़ना चाहता था, कर पढ़ नहीं पा रहा था। हम ओके नाउ, तुम मेरे साथ ही सो जाना, दक्ष बातों को घुमाते हुए बोला, और फिर अक्ष को लेकर अपने रूम में आ जाता है, जो अक्ष के रूम से 3 रूम्स आगे था। दक्ष के रूम का नाम रूम रू था। दक्ष अक्ष के साथ अपने रूम में आते हुए उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, फिर हम डिनर करेंगे। अक्ष दक्ष के सवाल को कोई जवाब नहीं देता और आराम से अक्ष के फ्लफी सॉफ्ट बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर लेट जाता है। दक्ष अक्ष को घूरते हुए देखता है और फिर अपना सिर हिलाकर वहां से अपने शर्ट के बटन्स ओपन करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। दक्ष को वॉशरूम के अंदर जाता देख अक्ष धीरे धीरे बोला, अभी तो बस आपके रूम में आया हूँ, आप देखना एक दिन में ये सब आपसे ले लूंगा। छोटे से अक्ष की आंखों में बहुत कुछ था, जो शायद एक 5 साल के बच्चे में तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। अक्ष यूं ही लेटा दक्ष के उस गोल्डन विथ व्हाइट ग्लास रूम को स्कैन कर रहा था। उसे दक्ष का रूम काफी पसंद आया था। इनफैक्ट किसी को भी दक्ष का रूम पसंद आ सकता था, क्योंकि दक्ष ने अपने रूम को एक यूनिक और एलिगेंट वे में रॉयल और मॉडर्न मिक्सर लुक दिया हुआ था। ग्लास वॉल्स जो ग्लास से गोल्डन वे में क्रिएट थी, वही मॉडर्न चीजों ने उस रूम को अलग ही अवतार में बना दिया था, जो किसी के लिए माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। 20 मिनट बाद वॉशरूम का डोर ओपन होता है और दक्ष अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आता है। अक्ष जो अभी बेड पर लेटा बालकनी की ओर देख रहा था, वो वॉशरूम डोर ओपन की आवाज सुन अपना छोटा सा सिर घुमाकर सामने देखता है, तो उसके डैडी एक लूज पैंट में मौजूद पूरी तरह से ऊपर नेक थे। दक्ष के बाइसेप्स और ब्रॉड चेस्ट पर उभरे उसके 8 पैक एब्स उसके लुक को जहर की तरह बना रहे थे। ओ, तो ये इतने हैंडसम है, तभी इनके पीछे इतनी लड़कियां घूमती हैं, और ऊपर से मम्मा भी, पता नहीं क्यों मम्मा इनके कैसे इंसान को लाइक करती हैं। अक्ष अपने डैडी को घूरते तारीफ के साथ बेइज्जत भी कर रहा था।
पर सिर्फ अपने मन ने। वो इस वक्त दक्ष के सामने बोलने की गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो शायद दक्ष उसे उसके रूम में फेंकाता, जो वो नहीं चाहता था। दक्ष अपने गले से टॉवल को निकाल साइड में रखता है और अक्ष के पास आते हुए बोला, चलो डिनर कर लो, भूख लगी होगी तुम्हें। अक्ष सिर्फ उठकर बैठ जाता है तो दक्ष भी उसे अपनी गोद में लेकर अपने रूम से निकल नीचे आता है। नीचे पहले ही अंश और तेजस डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का वेट कर रहे थे। दक्ष अक्ष के साथ आकर दक्ष को अपने साइड बैठता है और खुद भी अपनी सीट पर आ जाता है। शीना सबको डिनर सर्व कर साइड में खड़ी होकर अक्ष और दक्ष को बारी बारी से देखने लगती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, पर अक्ष दक्ष से भी कहीं ज्यादा परफेक्ट और गुड लुकिंग था। उसका हर एक फीचर, हर एक अंदाज, सब कुछ बेहद अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल था, जिसे देखकर 29 साल की शीना भी अक्ष की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अक्ष शांति से अपना डिनर कर रहा था और दक्ष उसे डिनर करते हुए देख रहा था। अक्ष के डिनर करने का वे काफी डिफरेंट और यूनिक था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा हार्ड बना रही थी, और दक्ष को ये सब काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद डिनर कर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शीना सब कुछ साफ करने लगती है। दक्ष अक्ष को वापस अपने रूम में ले आया था। अक्ष बेड पर लेटा है तो दक्ष उसके ऊपर से राउंड होते हुए दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। अक्ष दक्ष के ऐसे एक्शन से थोड़ा डर जाता है। उसे लगा कि शायद दक्ष उसे मारने आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दक्ष अक्ष को अपने गोद में भरते हुए कडल कर लेते हुए बोला, तो क्या तुम अपने डैडी को अपनी मम्मा के बारे में बताओगे? अक्ष, जो अभी कुछ सेकंड पहले दक्ष के ऐसे प्यार को देख थोड़ा हैरान था, वो अब समझ जाता है कि उसके ये सिली डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्ष कुछ बोलने को होता है कि तभी दक्ष का फोन रिंग करता है। दक्ष कॉल रिंग सुन चिढ़ जाता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए अपना फोन साइड टेबल से उठाकर चेक करता है। फोन पर किसी अनकाउंट नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रही थी, जो शो इंडियन नंबर हो रही थी। दक्ष अपनी आंखें छोटी कर उस नंबर को मुंह बनाकर घूरता है और फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए कॉल एक्सेप्ट करता है। कॉल एक्सेप्ट होते ही दक्ष के सामने विश का हिप्नोटाइजिंग चार्मिंग फेस आ जाता है। विश को देखते ही दक्ष की हॉट बीट अचानक से नॉर्मल पड़ जाती है और उसकी पकड़ अपने गोद में लेटे अक्ष पर थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विश, जो इस वक्त बेड पर लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी, इसकी नजर जब दक्ष पर जाती है तो उसकी हार्ट बीट मानो बस रुकने वाली हो जाती है। वो दक्ष को देख अपनी पलकें झुका लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि अगर उसने दक्ष को कॉल किया तो उसे दक्ष को फेस करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा आगे? विश और दक्ष की वीडियो कॉल क्या रंग लाएगी और क्यों जानना चाहता है दक्ष अक्ष से विश के बारे में? 12 किससे पूछकर तुमने मेरे खून को? जैसा कि विश पहले ही जानती थी कि अगर उसने अक्ष के बात करने के लिए दक्ष को कॉल किया तो बेशक उसे दक्ष का सामना करना पड़ता, क्योंकि विश ने दक्ष का नंबर अब तक संभाल कर रखा था, पर उसने कभी भी दक्ष को कॉल करने की नहीं सोची और ना ही कभी वो कॉल करना चाहती थी। पर खुद के बेटे के लिए आज उसे ये करना पड़ा। विश कभी भी अपने बेटे को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अक्ष को वो सब चीजें बताई जो शायद कोई दूसरी नॉर्मल मदर कभी अपने बेटे को नहीं बताती। और इसी के साथ जिस दिन उसे ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उस दिन विश के माइंड में ये बेशक आया था कि वो दक्ष के पास ये बताने जाए। इनफैक्ट विश चली भी गई थी, लेकिन जब विश ने दक्ष को उसे द हेवन क्लब में शराब के घुट भरते हुए देखा और उसकी बातें सुनी तो उसके पैर कांपने लगे। उस लड़की ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे शादी की मेरे पैसों के लिए, और तुम देखा अब वो मेरे पैसों के लिए कैसे आएगी। जरूर को डिवोर्स फाइल करेगी और मुझे पर ब्लेम लगाएगी, ताकि उसके बाद वो मुझसे एलिमानी में अच्छी खासी रकम निकलवा सके, और तुम देखना वो जरूर आएगी। दक्ष अपने सामने बैठे एक यंग बॉय से ये सब कह रहा था और बिना रुके बस शराब के बोतल को खाली पर खाली किए जा रहा था। वो यंग लड़का दक्ष के शोल्डर पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोला, बट दक्ष, अगर तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे तो वो क्या करेगी और कैसे रहेगी? और वैसे भी अगर तुम्हारी इस शादी के बारे में लोगों को पता चला तो तुम्हें उस लड़की को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना? कभी नहीं, मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और बात रही कैसे जाएगी, तो जो उस लड़की में मेरे साथ किया वो ये सब डिजर्व करती है। सो नाउ इट डजंट मैटर टू मी। दक्ष अपनी लाल धड़कती निगाहों से सामने बैठे यंग बॉय को घूरता है। विश अभी भी वीडियो कॉल पर थी, उसकी नजरें झुकी हुई और आंसुओं से डबबाई चुकी थी। उसके दिमाग में दक्ष की वो एलिमोनी की कही बातें और उस वक्त जिस हालत और गुस्से में दक्ष था वो सब उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। इसलिए विश आज तक कभी दक्ष के पास वापस लौट कर नहीं हुई, ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ना ही डिवोर्स के लिए, क्योंकि उस दिन विश के दिमाग में बैठ चुकी थी कि अगर वो गई तो फिर से उसे वही सब सुनना पड़ सकता है जो वो कभी नहीं सुनना चाहती। विश का दिल चुभ रहा था, वो इतनी बेचैन हो रही थी कि बस किसी भी वक्त वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना चाहती थी, पर विश ऐसा करके खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वही दक्ष की एविल आइज एकटक अपने फोन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। दक्ष विश की खूबसूरती को देख अपनी आंखों को झपकाना भूल चुका था। वो दिल ही दिल कहता है, क्या यही है मेरी बीवी? मम्मा
मम्मा। अचानक से दक्ष के हाथों से फोन छीनते हुए अक्ष अपनी मम्मा को फोन में देख बच्चों की तरह बेड पर कूदते हुए खुशी से बोला। विश, जिसकी नजरें दक्ष को देख झुक चुकी थी, वो अपने चबी बेबी की मैग्नेटिक वॉइस को सुन जल्दी से अपना सिर उठाकर अपने आंसुओं को साफ कर सामने अपने बेटे को देखती है। अक्ष को देखते ही विश के होठों पर एक पेनफुल लिटिल स्माइल आ जाती है। अक्ष, जो अपनी मम्मा को देख खुशी से उछल रहा था, वो अचानक से बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मम्मा आप रो रहे हो? क्या हुआ मम्मा? अक्ष के मुंह से जैसे ही दक्ष ये सुनता है कि विश रो रही है, पता नहीं क्यों उसी नजर अपने आप अक्ष पर टिक जाती है। वो भी विश को देखना चाहता था, पर उसका ये शैतान बेटा बेड पर खड़ा किसी सीनियर सिटीजन की तरह अपनी मम्मा से बात कर रहा था। विश अपनी लड़खड़ाती रुआसी आवाज में बोली, हाँ HN, नहीं बेबी, मम्मा नहीं रो रही, बस मम्मा को बेबी की याद आ गई थी ना, इसलिए मम्मा। एक सॉफ्ट सी क्यूट सॉफ्ट वॉइस जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए, बिल्कुल ऐसी ही आवाज में अक्ष अपनी मम्मा को इनोसेंटली देखते हुए बोला, जिसे सुन विश का दिल तेजी से बीट करना शुरू कर देता है। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर स्वीटली बोली, यस बेबी मम्मा। अक्ष अभी बोल ही रहा था कि तभी दक्ष अक्ष की कमर को पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है और अपने ऊपर ही लिटाते हुए भारी आवाज में बोला, ऐसे ही लेटे रहो और अब बात करो। अक्ष दक्ष के इस एक्शन को देख अपना छोटा सा बेबी हेड ऊपर उठाकर उसे घूरता है, तो दक्ष भी उसे देख अपनी आईब्रोज रेंज कर देता है जैसे उसके पूंछ का मतलब हो। वॉट? वही विश जब अक्ष को दक्ष की बाहों में ऐसे चिपका हुआ और सिमटा हुआ देखती है तो उसका दिल एक पल के लिए सुकून से भर उठता है। उसे बिल्कुल वो फीलिंग आ रही थी जब उसके पापा उसे ऐसे ही अपनी गोद में लिए अपने आगोश में भरा कर बैठा करते हैं। विश की आंखें फिर से आंसुओं से भरा उठती है, एक पल में ही कितना दर्द मिल रहा उसे। वो इंसान जिससे वो टीनेज से प्यार करती थी, वो उसका पति होकर भी कुछ नहीं था, और दूसरा जो उसकी जिंदगी था वो ही उससे दूर था, जिसके बिना वो जीना भी नहीं सोच सकती। तीसरा उसके पापा जो उसकी दुनिया थे, जिसके जाते ही उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अपने ही कब दुश्मन बन गए ये उसे पता ही नहीं चला। विश एक पापा का रियल मतलब जानती थी। दुनिया में किसी भी इंसान से अगर पूछा जाएंगे कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है तो वो बिना सोचे समझे सिर्फ माँ का नाम लेता है। और कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अपने पापा को याद कर अपनी नम आंखों के साथ दर्द भरी मुस्कान लिए कहेंगे पापा। ऐसा नहीं है, ये वो लोग कहेंगे जिनके पापा नहीं है, बल्कि कुछ वो होंगे जो अपने पापा को अपने लिए मेहनत करते देखेंगे। और विश भी उन कुछ लोगों में से थी जो सिर्फ अपने पापा से मोहब्बत करती थी। मैं भी विश की तरह अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। विश अपने ख्यालों में खोई दक्ष को देख रही थी। क्यों मैं आपकी गोद में ही क्यों लेटकर मम्मा से बात करूं? अक्ष दक्ष की बातों पर ऑब्जेक्शन करते हुए बोला, तो दक्ष भी उसे घूरते हुए देख नॉर्मल वॉइस में बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर क। अक्ष की चिड़ी हुई बेबी वॉइस को दबाते हुए विश को थोड़ी नाराजगी और वार्निंग भरी आवाज अक्ष और दक्ष दोनों के ही कानों में पड़ती है। मम्मा। अक्ष अपनी मम्मा को आवाज लगाते हुए फोन की तरफ अपनी ट्विंकलिंग आई से देखता है, जैसे उसके कहने का मतलब हो, मैंने कुछ नहीं किया। उधर दक्ष भी अपनी नजरें फोन स्क्रीन पर करता है तो उसकी नजर गुस्से में घूरती हुए विश पर पड़ती है, जिसे देखकर दक्ष के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ खिलती है। और आई लाइक इट पत्नी, दक्ष अपने मन में विश को घूरते हुए सोचता है। मैंने कहा था ना कि कोई बदमाशी नहीं तो फिर? विश अक्ष को गुस्से में डांटते हुए बोली। अक्ष अपनी मम्मा की डांट सुन मुंह बनाकर बिल्कुल क्यूट बेबी की तरह अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोला, मम्मा बेबी तो बस पूछ रहा था, बदमाशी थोड़ी की। अभी दक्ष अक्ष की ऐसी बातें, उसकी आंखों और उसके बिहेव में आए चेंज को देख शॉक्ड हो चुका था। क्या सच में ये उसका बेटा था? उस मतलब इतने सारे रिएक्शन से एक 5 साल के बच्चे में इम्पॉसिबल। आज सुबह से ही उसने अक्ष के अंदर के कितने सारे एक्शंस को देख किया था और अब ये एक्शन था उसकी मम्मा के सामने एक रियल 5 साल के बच्चे का, जो सच में एक बच्चा लग रहा था। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और ये बताओ आपने डिनर किया? विश थोड़ी नाराजगी से अक्ष से पूछती है। अक्ष प्यारी सी चार्मिंग बेबी स्माइल के साथ क्यूटली वॉइस में बोला, ओ मम्मा हाँ, पर आपने डिनर किया? नहीं बस अभी आज से आई तो अब करूंगी। विश धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। विश पूरी कोशिश कर रही थी कि वो दक्ष को पूरी तरफ से इग्नोर करे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही थी। बार बार विश की नजर दक्ष की तिखी नजरें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी, जिससे विश काफी इरिटेट हो रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर वो उस इंसान को देख रही है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद विश कॉल रख देती है। विश के कॉल कट होते ही दक्ष जैसे ही विश का नंबर सेव करने और विश के नंबर को देखने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। अक्ष बिना दक्ष की तरफ देख अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और खुद ही विश के नंबर को सेव करता। अक्ष के ऐसे एटीट्यूड को देख दक्ष का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए अक्ष को खुन्नस से देखता है, फिर अपने फोन पर जिसमें अक्ष अपनी मम्मा का नाम सेव कर रहा था। दक्ष जैसे ही विश के नंबर पर लिखे नाम को देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो मन में बुदबुदाते हुए बोला, अक्षस मम्मा। पहली बार दक्ष को एक अजीब सी फीलिंग आई जिसे हमारी भाषा में जेलेसी कहते हैं, लेकिन दक्ष इस फीलिंग से अनजान था। बस उसे इतना फील हो रहा था कि उसे विश के नंबर पर अक्ष की मम्मा नेम अच्छा नहीं लगा।
पता नहीं क्यों पर अभी उसे अक्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा कि वो अक्ष को तो दिन थप्पड़ लगा कर बोले कि उसने इस नंबर पर अपना नाम क्यों रखा। हुआ आपका फोन, थैंक यू, और हाँ अब मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मेरे को कल सुबह स्कूल भी जाना है। सो गुड नाइट। अक्ष दक्ष को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए उसके हाथ में उसका फोन पकड़ा देता है और खुद बेड पर लेट जाता है। दक्ष बस अपनी आंखें सिकोड़ अपने बेटे को आराम से रोते हुए देखने लगा। फिर अपने फोन को देख कुछ सोचने लगता है। हांगकांग होटल रूम। विश अपने फोन को सीने से लगाए अपने होठों को आपस में कस के जोड़े रोए जा रही थी। उसकी आंखें कुछ ही मिनट में लाल पड़ चुकी थी और चेहरा हद से ज्यादा भीग चुका था। विश खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बहुत जोर से बाइट कर अपनी आंखें भींच लेती है। उसकी आंख बंद करते ही उसकी नजरों के सामने अभी कुछ मिनट पहले वाले दक्ष की परछाई घूमने लगती है, जिसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं डाला था। उसकी नेक बॉडी जो दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कितनी ज्यादा बटरिंग की गई है शाइनिंग के लिए। उसका सेक्सी लुक जो सिर्फ दूसरों के सामने शो होता था, आज अचानक से विश के सामने आ गया। वो डैशिंग डेविल फेस जिस पर ना जाने कितनी ही लड़कियां मरती थी, आज उसे सामने से उसका दीदार हुआ था। इस टाइम विश की बॉडी शिविर कर रही थी क्योंकि उसे अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि दक्ष उसे अब तक घूरे जा रहा है। ये विश ही जानती थी कि आखिर उसने उस 30 मिनट खुद को कैसे दक्ष के सामने संभाल कर स्ट्रॉन्ग बनाए हुए था। विशु विशु। अचानक से विश के रूम का डोर नॉक होता है। विश जल्दी से होश में आती है और जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को साफ कर खुद को नॉर्मल करती है, फिर उठकर डोर ओपन करती है। सब्र अंदर आते हुए बोला, चलो साथ में डिनर करते हैं और फिर साथ में ही अक्ष से बात करते हैं, सुबह से बहुत मिस किया यार उसको। बोलते हुए सब्र रूम में ही कॉफी टेबल पर अपने साथ लाए डिनर को रखता है। विश सब्र की बात सुन उसके पास आते हुए बोली, अक्ष से मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बात की है, वो अब सो चुका होगा। सब्र काउच पर बैठती विश को देख हैरानी से पूछता है, लेकिन तुम मेरे आने का वेट तो कर ही सकती थी ना। विश को खुद सब्र को दक्ष के सामने नहीं करना चाहती थी। वो सब्र से नजरें चुराते हुए बोली, हाँ पर अक्ष ने खुद ही कॉल किया था और तब तुम थे भी नहीं, इसलिए वरना मैं क्यों ऐसा करूंगी। सब्र को विश ने साफ साफ झूठ बोल दिया था। उसे भी नहीं पता था क्यों, पर बस उसे इतना पता था कि वो दक्ष के सामने सब्र को अभी सामने नहीं लाने वाली। सब्र भी अब कुछ नहीं कर सकता था, तो वो भी एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोला, ओके फाइन, कल ही बात कर लूंगा, चलो डिनर कर लो। ये कहते हुए सब्र प्लेट्स लगता है तो विश गिल्टी फेस के साथ डिनर सर्व करती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि वो ऐसे सब्र से झूठ बोल रही है, पर ये वो भी नहीं जानती थी कि क्यों वो ऐसा कर रही थी। ऐसे ही दोनों साथ में चुपचाप डिनर करते हैं। मुंबई रू मेंशन। दक्ष अपने वार्म बाहों में अक्ष को भरे अपने फोन में विश की व्हाट्सएप डीपी देख रहा था। विश की फोटो को देखते हुए दक्ष के फेस पर कोई इमोशन, कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग्स नहीं थे। वो बस शांति से विश की खूबसूरती को देख रहा था, उसके हर एक फेस फीचर को बारीकी से अपनी तिखी नजरों से उतार रहा था। दक्ष अपनी वार्म बाहों में सुकून से सो रहे अक्ष को देखता है और फिर फोन में विश की फोटो को। दक्ष कुछ देर शांत होकर उन दोनों को ही देखता है और फिर अक्ष को साइड में लेटा कर उठते हुए बेड ड्रॉ से एक सिगरेट की पैकेट को निकाल बालकनी की ओर बढ़ जाता है। बालकनी में आते ही दक्ष अपने होठों के बीच सिगरेट को दबाते हुए लाइटर से जलता है और फिर लंबे लंबे कश खींचते हुए ऊपर काले आसमान में चमकते सितारों के बीच उस चांद के देखता है। चांद को देखते ही दक्ष के माइंड में फिर से विश आ जाती है। विश गुप्ता, तुम इतनी खूबसूरत हो, सच में तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम वही विश गुप्ता हो जिसने मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। दक्ष सिगरेट के धुएं को बाहर आसमान में उड़ाते हुए सोचता है और फिर यूं ही चांद को देखते हुए विश को याद कर कहता है, तुम आज इतने सालों बाद आई, पर क्यों और पहले क्यों नहीं आई? बेशक तुम में कुछ तो बात है। ये कहते हुए दक्ष की आंखों के सामने आज सुबह का वो विश का उससे नजरें ना मिलना, और आज जब विश अक्ष की बातें कर रही थी तब भी उसका उसे इग्नोर करना पता नहीं क्यों दक्ष को बेचैन कर रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विश उससे नजरें नहीं मिला रही थी, उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे दक्ष कहीं दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता। विश की खूबसूरती ने दक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन ये सच था कि अब विश ने उसके माइंड को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था। दक्ष कश खींचते हुए बोला, कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगी? हम सिर्फ कल की सुबह, उसके बाद जो होगा वो आमने सामने होगा। मिस विश गुप्ता। सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हुए दक्ष के होठों पर एक एविल किलर स्माइल आ जाती है। दक्ष के माइंड के क्या चल रहा किसी को कुछ नहीं पता था। अभी तो दक्ष के माइंड में विश घूम रही थी, उसकी हरकतें जिसे उसके खुद के बेटे ने उसे बताई थी। विश का उसके घर को छोड़ देना, उसके पैसे तक ना लेना, और तो और सबसे बड़ी बात अक्ष को अकेले इस दुनिया में लेकर आना। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बिना मेरी मर्जी जाने मेरे खून को इस दुनिया में लाओ? मिस विश, इसका जवाब तो तुम्हें बहुत अच्छे से देना होगा, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन दक्ष अपनी बात को अधूरा छोड़ पीछे पलटता है और ग्लास वॉल से बेड पर सो रहे बेबी यानी अक्ष को घूर के देखते हुए एक बेहद क्रिस्पी स्माइल करते हुए आगे बोलता है, बट आई लाइक योर एटीट्यूड मिस गुप्ता, सच में बहुत गट्स है तुम में, मानना पड़ेगा। इधर हांगकांग में विंग नहीं जानती थी कि दक्ष क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है।
वो बस अपने पास्ट लाइफ को याद कर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की सोच रही थी। वो बस अपने बेटे को ये सिखाना चाहती थी कि उसे प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने डैड को कैसे फेस करना है। और ये वो बस 25 डेज में जल्द से जल्द करना चाहती थी। विश इन 25 डेज के बीतने का इंतजार कर रही थी। और वहीं मुंबई में दक्ष कल की सुबह का। तो क्या सोचा है दक्ष ने, क्या होगा कल की सुबह का अंजाम? एंड पिछले 2 चैप्टर्स में पूछा गया था कि विश डाइवोर्स लेने क्यों नहीं गई। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करके मुझे आगे पूछ लीजिएगा। और हाँ, तो दक्ष के सजा के बारे में तो मेरे क्यूट से प्यारे से दोस्तों मैं बस यही कहूंगी कि विश बिल्कुल अभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों कर दे, हाँ हलवा है क्या जो विश मुंह उठाकर दक्ष को माफ कर देंगी? बिल्कुल नहीं। तो बस आप लोग अपने अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बताते जाए और मैं आप सबको बताती जाऊंगी। आहा, एक और मेरी हलकट अवनी मित्तल की नॉवेल सीओ स्वीट मिस्ट्रेस को एक बार जरूर पढ़े। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो आप सब भी एक बारी ट्राई करो, पक्का पसंद आएगी। 13 Duchess uneasiness due to Wish's ignorance। हांगकांग, सुबह के 11:15। विश इस वक्त मिस ली के बॉस यानी मिस्टर रू के ऑफिस आई हुई थी। आज सुबह ही उसे कल रात के आर्ट गैलरी के कुछ फाइल्स और डाटा को एनालाइज करने थे। साथ ही कल उसकी पेंटिंग से जो प्रॉफिट मिस्टर रू और विश को हुआ था उस पर भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के साथ डिस्कशन था। विश इस वक्त अकेली सब्र के साथ मिस्टर रू के मीटिंग कैबिनेट में बैठी बार बार अपने लेफ्ट हैंड में बंधे ब्यूटीफुल से रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी। अक्ष उसे पास नहीं था, फिर भी उसे उसकी टेंशन थी। वो बस जल्दी से दक्ष को कॉल करके अक्ष से बात करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि हांगकांग इंडिया से 2.5 घंटे आगे चलता है और विश ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि दक्ष कब सोकर उठता है। और अगर उसने अभी ऐसे ही कॉल किया तो शायद दक्ष उसका गुस्सा उसके बेटे पर ना उतार दे। विश प्लीज रिलैक्स, तुम ये मीटिंग देख लो, उसके बाद अक्ष को कॉल कर लेना। लेकिन फिलहाल तुम्हें इस वक्त अपनी मीटिंग पर फोकस करना चाहिए प्लीज। सब्र विश को प्यार से हैंडल कर काम वॉइस में बोला। विश भी उसकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है और बस मिस्टर रू और उनके होल्डर्स के आने का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में मिस्टर रू अपने असिस्टेंट और होल्डर्स के साथ आकर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मुंबई, सुबह के 8:30। वहीं दक्ष के सकिल राउंड किंग साइज बिग बेड की हालत ऐसी थी जैसे कि कोई न्यू वेड कपल का बेड। बेड पर बिछी बेडशीट पूरी तरह से सिमटी हुई थी। पिल्लोज के साथ साथ आधा ब्लैंकेट बेड से नीचे फ्लोर पर फैला हुआ था और आधा अक्ष और दक्ष के ऊपर बेढंगे तरीके से लिपटा हुआ था। इस वक्त दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में सोए हुए थे। अक्ष का एक पैर दक्ष के मुंह पर तो दूसरा उसके चेस्ट पर था और अक्ष ने दक्ष के पैरों पर अपने छोटे छोटे बेबी हैंड लपेटे हुए थे। और वहीं दक्ष उसने अपने एक पैर को अक्ष के ऊपर फेंका हुआ था जिसे अक्ष ने पकड़ा हुआ था और दक्ष ने इसी के साथ एक सॉफ्ट पिल्लो को हक किया हुआ था। दोनों के सोने का अंदाज काफी फनी था, लेकिन ये सीन काफी पीसफुल था। उन दोनों को ही ऐसे देखकर किसी के लिए होठों पर एक प्यारी सी चार्मिंग स्माइल खिल सकती थी। इन सब के साथ ही दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे थे। दोनों के एक जैसे सिल्की मैसी हेयर इनके माथे पर पूरी तरफ बिखरे हुए थे। फेस पर हल्के स्लीपी इमोशंस और इसके साथ ही दोनों के होठ हल्के हल्के खुले हुए थे, जिससे दोनों ही काफी क्यूट और डैशिंग लग रहे थे। अक्ष और दक्ष अपनी सुबह से बेखबर चैन की नींद ले रहे थे। तभी सडनली दक्ष के साइलेंट ग्लास रूम की शांति को तोड़ते हुए उसका फोन एक स्मिथ रिंगटोन के साथ रिंग करता है। ये कॉल रिंग इतनी तेज थी कि उसकी हल्की सी वाइब्रेशन भी कई बार तेजी से वाइब्रेट हो रही थी। दक्ष, जिसे अपनी नींद सभी चीजों से काफी ज्यादा अजीज और प्यारी थी, वो इस कॉल रिंग से मटरिंग करते हुए अपने फेस पर पिल्लों को रख प्रेस कर देता है। लेकिन अक्ष के कानों में जैसे ही ये कॉल रिंग टोन पड़ती है, वो हड़बड़ा कर उठते हुए दक्ष को गलती से बेड से धक्का दे देता है। अक्ष ने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि उसने हड़बड़ी में दक्ष को बस धीरे से पुश किया था। लेकिन दक्ष का बैड लक को बेड के किनारे पर सोया हुआ था, जिससे वो अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाता और एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ सीधा ब्लैंकेट और पिल्लो को लिए बेड से नीचे गिर पड़ता है। व्हाट द हेल, दक्ष दर्द से अपने गुस्से को कंट्रोल कर झल्लाते हुए बोला कि तभी उसके साथ उसके मुंह पर एक तेज उड़ता हुआ पिल्लो आ गिरता है। दक्ष इस हरकत से बहुत ज्यादा उबाल उठता है। वो अपने फेस से पिल्लों को हटाते हुए गुस्से में सामने देखता है और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, उसके कानों में अक्ष की स्लीपी लेजी वॉइस पड़ती है। गुड मॉर्निंग मम्मा, ग्रेटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मॉर्निंग बेबी। दूसरी तरफ से विश की लवली वॉइस अक्ष के कानों में घुलती हुई सुनाई पड़ी। जैसे ही दक्ष अपने बेटे के मुंह से मम्मा वर्ड सुनता है, वो बिल्कुल अटेंशन मूड में कान लगाकर उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगता है। बेबी, आप उठ गए ना, और ये बताओ आपने डैडी को परेशान तो नहीं किया ना? विश थोड़ा कंसर्न के साथ अक्ष से अपनी मेलोडी स्मूथ स्वीट वॉइस में पूछती है। अक्ष जल्दी से अपनी नजरें दक्ष पर डालता है जो बेड के नीचे पड़ा उसे ही घूरे जा रहा था। अक्ष को पता था कि उसकी मम्मा यानी विश को लग रहा है कि वो उठकर रेडी हो चुका है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, जिसे बताकर अक्ष अपनी मम्मा से डांट नहीं खाना चाहता था। अक्ष दक्ष को अपनी ट्विंकलिंग आईज से देखते हुए क्लीन वॉइस में बोला, मम्मा मैंने डैडी को इत्तू सा भी परेशान नहीं किया और मैं उनकी सारी बातें गुड बेबी की तरह मानता हूँ। दक्ष अपनी आंखें छोटी कर अपने बेटे को घूर रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका बेटा गिरगिट को भी फेल कर सकता था, तो वो तो बहुत दूर की बात थी।
दक्ष तो अपने बेटे के सामने चाय कम पानी ज्यादा था, जो खुद अक्ष ही उसे टाइम टाइम पर प्रूव कर रहा था। लेकिन दक्ष को अपने बेटे के इस नेचर पर काफी प्राउड फीलिंग भी आ रही थी कि आखिर उसका बेटा उसकी तरह ही है। मम्मा आर यू ओके? अक्ष एक प्यारे और अच्छे बच्चे की तरह अपनी मम्मा से इनोसेंटली बोला। विश उसके ऐसे बेबी कैर को देख हल्का सा स्माइल करते हुए बोली, ए यस माय बेबी मम्मा, ऑल राइट, बस अभी अभी मम्मा मीटिंग ओवर करके आए हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। शो मम्मा, अक्ष काफी एंग्शियस होते हुए पूछता है। आह हाँ बेबी, विश एक आह भरते हुए सुकून से स्माइल के साथ बोली। अक्ष उसकी वॉइस सुन थोड़ा सीरियस होते हुए बिल्कुल हाईली एंग्शियस वॉइस में बोला, मम्मा अभी अक्ष आपके पास नहीं है तो आप अपना पूरा ख्याल रखना। अक्ष विश से बहुत प्यार करता था और उसके लिए वो 5 साल का बच्चा होकर भी किसी भी हद तक जा सकता था। दक्ष जो कि बस अक्ष की बातों, उसके वॉइस टोन और उसके फेस एक्सप्रेशन से ही ये सब समझने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों आखिर बात क्या कर रहे हैं। अक्ष की फिक्र और उसके जेस्चर में अपनी मम्मा के लिए इतना कंसर्न देखकर दक्ष अक्ष से काफी इंप्रेस हुआ था। उसे सच में अक्ष की हर एक चीज अट्रैक्ट कर रही थी। अक्ष के ऐसे कंसर्न को देख दक्ष को भी पता नहीं क्यों अपने दिल में एक तेज बीट फील हो रही थी। उसे नहीं पता था ऐसा क्यों, पर जो भी था बहुत अजीब था। विश अक्ष को प्यार से समझाते हुए बोली, यस बेबी मम्मा अपना पूरा ख्याल रखेगी, पर उससे पहले अपने नेक्स्ट वीक से बेबी टेस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज से आप स्कूल जाना स्टार्ट करो, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अक्ष विश की बात सुन अपने छोटे छोटे स्मूथ बेबी चेरी लिप्स को च्यूइंग करते हुए बोला, बट मम्मा स्कूल तो दूर है ना, मैं वहां कैसे जाऊंगा? विश कुछ सोचते हुए हल्की दबी आवाज में बोली। अक्ष बेबी आप डैडी से बोल देना, वो आपको खुद स्कूल छोड़ देंगे, बट आप स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, इट्स माय ऑर्डर। अक्ष विश की बातें सुनकर हल्की क्यूट चार्मिंग स्माइल के साथ बोला, ओके मम्मा। अक्ष स्कूल चला जाएगा और फिर विश अक्ष को अपना ख्याल रखने का बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉल कट होते ही अक्ष दक्ष को देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। दक्ष को बहुत अजीब लगा, वो अक्ष के छोटे छोटे हाथों में पकड़े अपने बड़े से फोन को घूरते हुए देख सोचता है, क्या ये लड़की उसे इग्नोर करने के लिए इस धरती पर आई है? क्या उसे उससे अपने बेटे के बारे में कुछ बात नहीं करनी थी? क्या ये लड़की खुद अपने बेटे को उसके पास एक नैनी की तरह छोड़कर नहीं गई थी? तो फिर अब उससे अपने बेटे के लिए भी बात क्यों नहीं कर रही थी? दरअसल ये तो बस दक्ष के उड़ते उड़ते ख्याल थे। उसे तो सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की मच रही थी कि आखिर विश उससे बात क्यों नहीं कर रही, आखिरकार वो उसका नाम का ही सही पर पति तो था ही। ये सब बस दक्ष के ख्याल थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि आज से 5 साल पहले ही दक्ष ने अपना रास्ता चुन लिया था और विश ने अपना। तो अब उनके इस बेफिजूल रिश्ते का कोई मतलब नहीं था और ना ही विश को इस शादी से कोई होप थी और ना ही दक्ष को। तुम्हारी मम्मा ने बस इतनी बातें की, क्या उसे मुझसे कोई बात नहीं करनी थी? दक्ष फ्लो से उठते हुए अक्ष से पूछता है। दक्ष के इस सवाल को सुन अक्ष का मुंह ऐसा बनता है जैसे कि उसने कोई कड़वा करेला खाया हो। अक्ष उसी अजीब फेस के साथ दक्ष को घूरते हुए बोला, मेरी मम्मा आपसे क्यों बात करेगी? दक्ष जिसके पास खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं था, वो अक्ष को देखते हुए सोचता है, हाँ सच तो है, वो क्यों मुझसे बात करेगी और मैं क्यों चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे? दक्ष को देख अक्ष मुंह बनाते हुए सोचता है, डैडी मैं कभी आपको अपनी मम्मा के करीब नहीं आने दूंगा। आपने मेरी मम्मा को हमेशा हर्ट किया है और मैं अपनी मम्मा को हर्ट करने का राइट किसी को नहीं देता, आपको भी नहीं। दक्ष अक्ष की सोच से बेखबर था और विश उन दोनों से बेखबर थी, लेकिन जिंदगी नाम की घड़ी से ये तीनों पूरी तरह से अनजान थे। दक्ष के पास अब कुछ नहीं था कहने को। बेफिजूल ही बिना किसी बात के दक्ष का मूड ऑफ हो चुका था, वो भी उस लड़की के लिए जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था। दक्ष वहां से वॉशरूम की ओर बढ़ने लगता है तो अक्ष उसे आवाज लगाते हुए अपनी स्मूथ बेबी वॉइस में बोला, मुझे स्कूल जाना है, मम्मा ने कहा है कि आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर दोगे। अब तो जैसे दक्ष का दिल भट्टी में जल रहा हूँ। सच में इस लड़की ने अपने बेटे से कहा पर उससे नहीं। क्या सच में वो उसे एक नैनी नजर आता था? दक्ष अपनी जगह पर रुक पलटा है और अक्ष को अपनी चील जैसी निगाहों से घूरते हुए देखता है। अक्ष दक्ष को ऐसे देख उसके फोन को ऑन कर टाइम चेक करता है और फिर उसी तरफ फोन को करते हुए बोला, ओनली 30 मिनट्स हैं। दक्ष का मन कर रहा था कि अभी विश को कॉल करे और कहे, अपने बेटे को खुद आकर स्कूल ड्रॉप करो, पर वो ऐसा नहीं करने वाला था। विश का नेचर और उसका पीसफुल एटीट्यूड दक्ष के दिल में बढ़ते वक्त के साथ चुभन पैदा कर रहा था। दक्ष अपनी मुठिया कसे अक्ष की तरफ बढ़ जाता है और अक्ष के हाथ से अपना फोन छीनते हुए बेड पर खुन्नस से पटकते हुए अक्ष को उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। हांगकांग कॉल के बाद विश सब्र के साथ कुछ आर्ट गैलरी को समझने के लिए निकल चुकी थी, जिससे वो समझ सके कि उसे ऐसा क्या करना होगा जो लोगों के सीधा दिल में उतर सके। क्या विश का बर्ताव लाएगा अक्ष के लिए कोई मुसीबत या दक्ष के दिल में लाएगा अलग से लाभ? स्टोरी को रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलो यार आप सब। Chapter 14 Daksh's first victory over Wish and say daddy रू mention। रूमरू के वॉशरूम में अक्ष, मैंने कहा ना अपने कपड़े निकालो, मैं तुम्हें अच्छे से बात दिला देता हूँ। दक्ष अक्ष को वॉशरूम में भागते हुए पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं मैं खुद से कर लूंगा। अक्ष वॉशरूम में ही इधर उधर फुदकते हुए बोला,
दक्ष पहले ही विश के इग्नोरेंस को देखकर सुबह सुबह चिढ़ चुका था और अब अपने बेटे को ऐसे परेशान करते देख उसका दिमाग पूरी तरफ फटने को आ चुका था। दक्ष अपने गुस्से पर काबू पाते हुए ठंडी सर्द आवाज में बोला, अक्ष ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं लेना तो मैं शीना से बोल देता हूँ, वो तुम्हें हेल्प कर देगी। नो नीड, मैं खुद से नहा सकता हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और मम्मा भी मुझे अब खुद से नहीं नहलाती, वो बस साइड में डोर के पास खड़ी रहती हैं। ये कहते हुए अक्ष भी 10 कदम की दूरी पर अपने डैडी से दूर खड़ा दक्ष को काफी सीरियस आइज से देख रहा था। दक्ष अब एक डीप ब्रेथ लेकर छोड़ते हुए बोला, ओके और राइट, अगर तुम खुद से बात लेना चाहते हो तो कूल, तुम बात लो, मैं शावर ले लेता हूँ। ये कहते हुए दक्ष वॉशरूम का फ्रेंच ब्लर ग्लास डोर बंद करता है और खुद अक्ष को इग्नोर कर मिरर के सामने खड़ा होते हुए ब्रश करता है। अक्ष अब अपने क्राजी डैडी को देखते हुए ब्रश किट को देखता है जो ऊपर की तरह वॉल पर स्टैंड में काफी सलीके से लगे हुए थे, जहां तक पहुंचना अक्ष के लिए काफी डिफिकल्ट था। अक्ष वापस अपने क्राजी डैडी को देखता है और फिर मून बनाते हुए काफी क्यूट वे में अपने रेड चेरी सॉफ्ट बेबी लिप्स को अपनी वेट टंग से लिक करते हुए दक्ष के पास अपने छोटे छोटे नन्हे कदमों को बढ़ा देता है। दक्ष भले ही अक्ष को देख नहीं रहा था लेकिन उसकी नजर अपने खुराफाती बेटे की हर एक हरकत पर बनी हुई थी। अक्ष दक्ष के पैरों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से एक बार और अपने छोटे से बेबी हेड को ऊपर की ओर हेड अप करते हुए ब्रश स्टैंड और फिर अपने क्राजी डैडी को देखता है। उसके बाद अक्ष धीरे से अपने छोटे से हाथों में दक्ष के ट्रैक पैंट को पकड़ खींचते हुए काफी क्यूटली वॉइस सॉफ्ट टोन में बोला, अंकल। फिर से अंकल। दक्ष के हाथ ब्रश करते हुए रुक जाते हैं। ये बच्चा सच में उसका ही खून है, ये सिर्फ अपने काम को करवाने से मतलब रखता था जैसा कि खुद दक्ष। दक्ष भी चिड़ी हुई आवाज में झल्लाते हुए बोला, वॉट। दक्ष की ऐसी चिड़ी हुई आवाज को सुन अक्ष की सारी बेबी क्यूटनेस पलक झपकते गायब हो जाती है। वो अपनी से ओवर पर्सनैलिटी में जाते हुए अपनी आईब्रोज से कोर रूखी आवाज में बोला, मेरा ब्रश दीजिए, मुझे ब्रश करना है। दक्ष अक्ष से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सीधा सीधा अक्ष के लिए न्यू फ्रेश अनयूज्ड ब्रश लेकर उस पर अच्छे से टूथपेस्ट लगाते हुए अक्ष को पकड़ा देता है। अक्ष भी लगभग दक्ष के हाथों से वो ब्रश छीनते हुए ले लेता है और फिर खुद को मिरर में देखने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस अक्ष काफी छोटा था जिस वजह से उसे अपने बात तक मिरर में नजर नहीं आ रहे थे। अक्ष अपने नन्हे कदमों को उठाकर खुद को मिरर में देखने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब रहता है। अक्ष को ऐसे बेबी स्टंट्स करते देख दक्ष के होठों पर हल्की हल्की स्माइल आने लगती है। हालांकि दक्ष अभी भी गुस्से में था लेकिन फिर भी अक्ष को ऐसे करता देख उसे काफी अच्छा लग रहा था। अक्ष जब अपने कोशिश से हार जाता है तो वो अपनी नजरों को सिर के साथ घुमाते हुए पूरे वॉशरूम को स्कैन करने लगता है। तभी उसकी नजर कोने पर रखे एक बड़े से टब पर पड़ती है, जिसे देख अक्ष जल्दी से दक्ष का हाथ खींच उसके हाथ में अपना ब्रश पकड़ा देता है और भागते हुए उस टब के पास जाता है। दक्ष काफी गौर से अपने बेटे की इस हरकत को नोटिस कर रहा था। अक्ष उस टब को अपने नन्हे हाथों में उठाकर लाने की कोशिश करता है लेकिन टब अक्ष से काफी बड़ा और चौड़ा था जिस वजह से वो उसे उठा नहीं पाता, तो अक्ष उस टब को घसीटते हुए मिरर के पास लाता है। दक्ष ये सब करते हुए अक्ष को बड़ी ध्यान से देख रहा था। अक्ष जैसे तैसे उस टब को लाकर उल्टा पलट देता है। दक्ष काफी हैरान था उस छोटे से 5 साल के बच्चे को देखकर, क्योंकि अक्ष सिर्फ एक बच्चा था जिसके अंदर इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि उसने दक्ष के रूड बिहेव को देखकर फिर दोबारा उसे हेल्प नहीं मांगी। ये सच बहुत बड़ी बात थी। अक्ष खुद से ही काफी कोशिशों के बाद टब पर चढ़ता है और फिर मिरर में खुद को देखता जिसमें बस उसका बेबी चबी फेस ही नजर आ रहा था, जो अक्ष के लिए सेटिस्फाइंग तो बिल्कुल भी नहीं था। अब अक्ष एक गहरी सांस लेता है और मिरर डेस्क स्लैब पर चढ़ने की सोचता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए और अगर वो गिरा और उसे चोट आई तो क्या भरोसा उसके क्राजी डैडी उसकी मरहम पट्टी कराएंगे भी या नहीं। लेकिन उसे स्कूल भी जल्दी जाना था, इसलिए अक्ष अब मिरर डेस्क स्लैब पर अपने दोनों नन्हे हाथों को रख झुक जाता है और फिर अपने पेट के बल या पर पूरी तरह से लेटकर अपने राइट लेग से चढ़ने की कोशिश करता है। अक्ष को ऐसे देख अचानक ही दक्ष को हंसी आने लगती है। दक्ष बहुत कंट्रोल करता है कि अक्ष को बस उसका स्टंट करते देखे, लेकिन अक्ष की हरकतें और उसकी पोजीशन दक्ष को हंसने पर मजबूर रह रही थी। अक्ष बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था कि वो डेस्क स्लैब पर चढ़ जाए, लेकिन उसके पैर उस स्लैब से स्लीप कर जा रहे थे, जिस वजह से अक्ष किसी मेढक की तरह आधा हवा में लटका हुआ था। अचानक से अक्ष के कानों में दक्ष के हंसने की आवाज पड़ती है, जो वॉश सिंक में अपना मुंह साफ करते हुए उस पर ही हंस रहा था। अक्ष जो ऐसे लटका हुआ था वो बेचारा बच्चा दक्ष को ऐसे देख अपनी शक्ल रोनी बना लेता है। अक्ष कुछ देर अपने क्राजी डैडी को रोनी सूरत बनाए देखता है, फिर काफी स्मूथ और अट्रैक्ट वॉइस में बोला, अंकल आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा यहाँ ऐसी पोजीशन में है और आप हंस रहे हैं। अक्ष की बात सुन दक्ष शांत हो जाता है और फिर अक्ष को घूरते हुए डेस्क स्लैब से टेक लगाकर खड़े होते हुए बोला, हम शर्म तो तुम्हें लगता है मुझे शर्म आनी चाहिए राइट, पर क्यों? और वैसे भी तुम तो मुझे अंकल बोलते हो ना, तो बेटा किसा बेटा। अक्ष समझ चुका था कि दक्ष उसके अंकल वर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा था, और ये सच भी था कि अक्ष हमेशा उसे ये रियलाइज कराने के लिए ही कहता था। अक्ष दक्ष को अपनी इनोसेंट मासूम निगाहों से देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। दक्ष अक्ष की आंखों को और उसके फेस पर बिखरे इनोसेंस को देख अच्छे से समझ रहा था कि अक्ष उसे हेल्प मांग रहा है। दक्ष कुछ सोचते हुए बोला,
हम तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, राइट? दक्ष की बात सुन अक्ष बिना किसी देरी के जल्दी से अपना छोटू सा सिर हाँ में हिला देता है, जिसे देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी डेविल स्माइल के साथ अक्ष के देख बोला, ओके तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर एक कंडीशन पर, और वो कंडीशन ये है कि तुम आज से बल्कि अभी में मुझे अपना डैडी कहोगे, सबके सामने भी और अकेले भी, ओनली से डैडी। डू यू अप्रूव ऑफ दिस? दक्ष काफी एरोगेंट वे में अक्ष से पूछता है। इन सब के दौरान दक्ष के फेस पर एक शैतानी ब्राइटनेस के साथ डीप किलर स्माइल बिखरी हुई थी। अक्ष का मूड बन चुका था। वो दक्ष को देखते हुए अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए सोचता है, डैडी ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, ये आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। ये सोचते हुए अक्ष बेमन से अपना सिर हाँ में हिलाने लगता है, जिसे देखकर अब तो जैसे दक्ष ने विश के ऊपर अपना परचम लहरा दिया था। दक्ष अब अक्ष को ज्यादा परेशान ना करते हुए उठाकर डेस्क स्लैब के ऊपर खड़ा कर देता है और उसे ब्रश करने के लिए देता है। अक्ष बेरुखी से दक्ष को घूरते हुए बोला, थैंक्स, और फिर खुद को मिरर में देख अच्छे से ब्रश करने लगता है। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटे टावल अपनी कमर पर लपेटे वॉशरूम से बाहर आते हैं। दक्ष ने अक्ष को अपनी गोद में ले रखा था। दोनों ही इस वक्त काफी हॉट और डैशिंग लग रहे थे। उनके वेट हेयर्स उनके फेस पर पूरी तरफ से बिखरे हुए उनके सेक्सी लुक को ब्राइट कर रहे थे। दक्ष की ब्रॉड बॉडी जो काफी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थी, वो इस टाइम कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट लग रही थी। वहीं अक्ष जो अभी बच्चा था, उसकी बॉडी तो इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव रही कि कोई भी लड़की अभी से उसे छूने के लिए पागल हो जाए। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं थे। दक्ष अक्ष के साथ चेंजिंग क्लॉथ सेक्शन में आता है। वहां का नजारा देख अक्ष की आंखें हैरानी से फैली की फैली रह जाती हैं। अक्ष अपनी ट्विंकलिंग आई से चारों तरफ हैरानी से देखते हुए सोचता है, क्या उसके क्राजी डैडी के पास इतने पैसे हैं कि वो पूरा का पूरा मॉल घर में उठा लाए हैं, या फिर वो ये भूल गया है कि अक्ष सिर्फ एक महीने के लिए उसके पास है, ना कि सारी जिंदगी के लिए। पूरे क्लॉथ सेक्शन में आधे तरफ अक्ष तो आधे तरफ दक्ष के अलग अलग तरह के कपड़े काफी सलीके से लगाए गए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे दक्ष अक्ष को अब अपने पास ही रखने वाला था। लेकिन ये दक्ष भी अच्छे से जानता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अक्ष को अब अपनी मम्मा की याद आई कि आखिर क्यों उसकी मम्मा ने सिर्फ उसके बुक्स और स्कूल बैग ही उसे दिए थे, क्योंकि उसके पापा पहले ही काफी मॉडर्न और लग्जरियस पसंद थे, जिसके अलग ही ठाट बाट थे। दक्ष अक्ष को बिना देखे सामने अक्ष के कपड़ों को देखते हुए बोला, हम तो क्या तुम्हें तुम्हारे कपड़े पसंद आए? देखो ये सभी अब तक के लेटेस्ट और मॉडर्न ब्रांडेड कपड़ों में से हैं। अक्ष दक्ष की बातों को इग्नोर कर बोला, मुझे नीचे उतारिए। दक्ष अक्ष को ऐसे गुस्से में देख उसकी छोटी सी नाक को पकड़ पिंच कर देता है और अक्ष को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। अक्ष शांति से जाकर अपने स्कूल यूनिफॉर्म को अपने बैग से निकालता है और वहीं पर लगे काउच पर बैठते हुए कपड़े पहनने लगता है। दक्ष चुपचाप खड़ा अपने बेटे के ईगो और एटीट्यूड को देख रहा था, जो उससे कम तो बिल्कुल कम नहीं था। इधर नीचे अंश और तेजस एक साथ अपने अपने रूम से बाहर आते हैं और सीधा डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां शीना सबके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर रही थी। तेजस चारों तरफ देखते हुए शीना से पूछता है, अक्ष कहाँ है, वो नीचे नहीं आया क्या? शीना से पहले अंश उसकी बात सुन चिढ़ते हुए बोला, उस चूहे का नाम मत ले यार, वो यहाँ आया तो फिर से मुझसे बिना मतलब के लड़ेगा। तेजस अंश को घूरते हुए बोला, हैं क्योंकि तुम टाइगर से डरते हो? क्या कहा टाइगर? कहा का टाइगर और कहेगा टाइगर एक नंबर का शैतान है, पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब से आया है तब से सिर्फ मुझसे लड़ ही रहा है। अंश फटाक से तेजस की बात खत्म होते हुए बोला। तेजस जानता था कि क्यों अक्ष और अंश की नहीं बनती और कभी बनने वाली भी नहीं थी, इसलिए तेजस शीना को देखता है तो शीना रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाते हुए बोली, सर अक्ष बाबा अभी नहीं आए हैं और ना ही सेव। शीना के बोलते ही अंश कॉफी का जिप लेते हुए बोला, ना आए तो ही अच्छा है। ओ तो आप इतना ज्यादा डरपोक हैं। इस आवाज के साथ ही तेजस की हंसने की आवाज डाइनिंग एरिया में गूंजे लगती है। च 15 लिस्टफुल आइज ऑन विश एंड क्लोजनेस अंश, जिसने अभी अभी अपने मुंह में कॉफी का जिप भरा था, इस आवाज को सुनते ही उसके का मुंह बन जाता है। तेजस हंसते हुए अंश को देखता है तो अंश उसके हंसने से चिढ़ते हुए टिश्यू को पकड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोला, तू कमीने, तू कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है। तेजस और भी तेज हंसते हुए बोला, तो तुमसे क्या, हाँ मेरा नेफ्यू ही इतना कमाल का है कि मेरा दिल खुल के हंसने का करता है। अंश तेजस को घूरते हुए देखता है। तभी अक्ष दक्ष की गोद में सैर करते हुए डाइनिंग एरिया में आ जाता है। अक्ष अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए अंश को देखता है। अक्ष जिसे आईब्रोज रेज करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो अपने आईब्रोज को बार बार अप डाउन करते हुए काफी क्यूट और स्मार्ट लग रहा था। अंश अपनी आंखें छोटी कर अक्ष को घूरते हुए धीमी धमकी भरी आवाज में बोला, तुम चूहे के बच्चे, तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मुझसे पंगे ले रहे हो? देखो अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम अपना कच्चा पकड़कर यहाँ से भागते हुए नजर आओगे, इसलिए समझा रहा हूँ, समझ जाओ। टॉम अंकल, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो? अक्ष अपनी आंखें में एक शैतानी और होठों पर चिढ़ाने वाली बेहद क्रिस्पी स्माइल के साथ अंश को देखते हुए बोला।
अंश अक्ष की बातों से ज्यादा उसके फेस ग्लो, आंखों की शैतानी और होठों की वो क्रिस्पी स्माइल को देखकर अच्छे से समझ जाता है कि ये छोटा चूहा उसे इनडायरेक्टली याद दिला रहा है कि वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा सोचा भी तो दक्ष उसे मैराथन के बेलगाम घोड़े की तरह उछाल उछाल कर मरेगा। अंश खुन्नस से अक्ष को घूरते हुए अपने टोस्ट को झनकते हुए चबा चबा कर खाने लगता है। अक्ष भी अब तक दक्ष और तेजस के बीच बैठ चुका था और उसके जस्ट फ्रंट पर अंश बैठा हुआ था। अंश की आंखों में खुन्नस थी तो अक्ष के होठों पर इविलिश स्माइल। अक्ष, क्या तुमने अपनी मम्मा से बात की? तेजस सैंडविच का बाइट लेते हुए अक्ष को देख नॉर्मली बोला। तो अक्ष भी अपनी छोटी छोटी और पतली उंगलियों में लगे कैचअप को अपनी वेट टंग से लिक करते हुए काफी क्यूटली बोला। यस चाचू, मम्मा ने मॉर्निंग में ही अक्ष को कॉल किया था। और आपको पता है आज अंक? नहीं डैडी, मुझे मेरे स्कूल ड्रॉप करने चलेंगे तो क्या आप भी चलोगे? तेजस एक नजर अक्ष के दूसरी साइड बैठे दक्ष को देखता है जिसके फेस पर हल्की नाराजगी और सुबह सुबह गुस्सा झलक रहा था। ओके चाचू, अक्ष के साथ चलेंगे। तेजस स्माइल करते हुए अक्ष के नोज को प्यार से पिंच करते हुए बोला। तो अक्ष सिर्फ उसके ऐसे एक्शन पर स्माइल एक वापस अपना ब्रेड जैम एंजॉय करने लगता है। तेजस कब से दक्ष को देख रहा था, जिसका मुंह हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था। जब तेजस से रहा नहीं जाता वो झुककर अक्ष के कानों में धीरे के फुसफुसाते हुए बोला। अक्ष, तुम्हारे क्राजी डैडी को क्या हुआ? तेजस की बात सुन अक्ष पहले तेजस को देखता है जो इसे देख अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए पूछ रहा था, और फिर अपना छोटा सा सिर घुमाकर अपने साइड में बैठे दक्ष को गुस्से में अपने सैंडविच पर बटर लगाते हुए एक बाइट खा फिर से बटर लगा रहा था। दक्ष को ऐसे देख अक्ष अपना क्यूट सा अलग अलग तरीके का फेस बनाते हुए दक्ष को नोटिस करता है, फिर वापस तेजस को देख अपनी मासूम सी पलकों को झपकाकर अपने पास आने का इशारा करता है। तेजस झुककर अक्ष के पास आता है तो अक्ष धीरे से उसके कान में अपनी वार्म सांसों को छोड़ते हुए बोला। चाचू, इनका टॉप फ्लोर मेरे को खाली लगता है। सुबह से ऐसे ही रॉटन फेस बनाए घूम रहे हैं। तेजस को अक्ष की बात पर बहुत तेज हंसी आती है, लेकिन वो हंसकर इस वक्त दक्ष के गुस्से को बिल्कुल भी हवा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो भी अक्ष के कानों में फुसफुसाते हुए बोला। यू नो व्हाट, तुम्हारे क्राजी डैडी इतना सीरियस तभी रहते हैं जब कुछ बड़ा रीजन होता है। एंड यस, तुम्हारे क्राजी डैडी का टॉप फ्लो पूरी तरह से अनयूज्ड है। तेजस की बात सुन अक्ष अपने छोटे छोटे मोती जैसे दांतों को दिखाते हुए हंसने लगता है। वहीं उन दोनों के इतने गहरे भाईचारे को देख इनके सामने बैठा अंश जल भूनकर बस खदान बनने को तैयार था। ब्रेकफास्ट कर तेजस दक्ष के साथ अक्ष को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है और अंश ऑफिस के लिए। अक्ष आज काफी खुश था। जहां हर रोज अक्ष खाने के लिए नखरे दिखाता है, आज उसने बिना किसी नखरे के फटाफट अपना नाश्ता कर लिया था। अक्ष दक्ष के साथ पीछे बैक सीट पर बैठा हुआ था। दक्ष इस वक्त अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन भी काफी डार्क और सीरियस नजर आ रहे थे, जिस वजह से अक्ष अभी उससे उलझने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त अक्ष के दिमाग में अलग ही तिगड़म मची हुई थी। अक्ष बार बार कार की सीट पर अप डाउन करते हुए कूद रहा था और इसी के साथ एक शरारती स्माइल उसके फेस को अभी काफी चार्मिंग, क्यूट और डैशिंग स्मार्ट बना रही थी। अभी अक्ष बिल्कुल एक 5 साल का मासूम और इनोसेंट बच्चा लग रहा था। जैसा कि बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल उनकी तरह ही इस वक्त कार की सीट पर उछल कूद मचा रहा था, जो तेजस कार के फ्रंट मिरर से देख स्माइल कर रहा था। तेजस जो पहले कभी इतना स्माइल नहीं किया करता था, अक्ष के आने से जैसे उसके होठों पर स्माइल चिपक सी गई थी। सच में अक्ष को उनकी लाइफ में आए अभी एक ही दिन हुए थे, लेकिन उसने कितना कुछ चेंज कर दिया था। बेवजह अंश को टीज कर उसे परेशान करना, खुद उसके साथ अपने क्राजी डैडी की बुराई करना और दक्ष को गुस्सा दिलाकर भी इनोसेंट बन जाना, ये सब उसने बस एक दिन में कर दिया था। लेकिन तेजस अक्ष के ऐसे शैतानी स्माइल में कुछ घोटाला तो जरूर महसूस कर रहा था। चाचू जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे, अक्ष मासूमियत से अपनी मेलोडी बेबी वॉइस में बोला। तेजस अपना सिर पीछे घुमाते हुए अक्ष को देखता है तो अक्ष एक बेबी क्यूट स्माइल तेजस को पास कर देता है। तेजस भी उसके स्माइल के बदले स्माइल कर वापस सामने देखते हुए सोचता है, आई फील कि ये छोटा खरगोश कुछ तो सोच रहा है, तभी ये इतना एक्साइटेड हो रहा है। हांगकांग। विश और सब्र मिस ली के साथ इस वक्त सारे वर्क्स कंप्लीट कर लंच के लिए जा रही थी। तीनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। मिस ली वहां के वर्कर को सारे कमांड्स देते हुए विश और सब्र के साथ बात करने लगती है। मिस ली स्माइल करते हुए विश से बोली, विश यू नाउ ब्रिंग अक्ष हियर टू। विश मिस ली की बात सुन उन्हें देखने लगती है। उसके फेस पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। विश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नो मिस ली, आई एम सॉरी बट अभी अक्ष की स्टडीज स्टार्ट हुई हैं और मैं नहीं चाहती कि अभी से उसकी स्टडीज ऐसे चेंज हों। विश ने मिस ली से हिंदी में ही कहा। मिस ली हिंदी समझ जाया करती थी क्योंकि मिस ली के हस्बैंड एक इंडियन मेजर थे, जिनसे उन्हें वन साइडेड लव हुआ और उसके बाद उन दोनों ने ही शादी कर ली। स्टार्टिंग में मिस ली अपने हस्बैंड के साथ इंडिया के ही रहती थी, जिस वजह से वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल लिया करती थी और उससे ज्यादा समझ लिया करती थी। ओके बट व्हेन आर यू बोथ गेटिंग मैरिड? मिस ली विश की बातों से सहमत होते हुए अगला सवाल करती हैं, जिसे सुनकर विश एक पल के लिए ठहर सी जाती है। वो मिस ली को हैरानी से देखती हैं, जिनके ब्यूटीफुल से फेस पर इस टाइम काफी फैबुलस स्माइल खिली हुई थी।
विश सब्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। सब्र विश की नजरों को देख अपने शोल्डर्स अप करते हुए सिरना में हिला देता है, जिसका मतलब था मैं कुछ नहीं जानता। विश उसे देख वापस मिस ली को देख थोड़ी ऑकवर्ड फॉर स्माइल करते हुए बोली, मिस ली आई थिंक यू हैव गॉट सम मिसकंसेप्शन। मैं कोई शादी नहीं कर रही है। विश की बात सुन मिस ली विश और सब्र को देखने लगती है। वहीं इन सब से दूर हटकर कुछ दूरी पर एक चाइना का टपोरी गैंग बैठा हुआ था। उस गैंग का लीडर जो कल रात ही लॉकअप से निकल कर आया था, वो काफी देर से विश पर अपनी लिस्टफुल नजरें गड़ाए हुए बैठा था। इसमें कोई शक नहीं था कि विश कम खूबसूरती थी। विश हद से ज्यादा ब्यूटीफुल, प्रिटी और अट्रैक्टिव थी। उसकी पर्सनैलिटी ही लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती थी, और जो इसके नेचर उसके बिहेव को जानते थे वो तो विश पर अपनी जान मारने को तैयार थे। लेकिन अफसोस विश के पास बस एक दो ही ऐसे थे जो उसे काफी गहरी से जाते थे। उस गैंग के लीडर से उसका ही एक लड़का चाइनीज में कुछ कहता है, जिसे सुनकर उस लीडर के होठों पर हैवानियत भरी स्माइल आ खिलती है। वो विश को ऊपर से नीचे तक काफी गंदी नजरों से देखते हुए अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कुछ कहता है और फिर उठकर वहां से विश की ओर बढ़ जाता है। मुंबई। दक्ष की कार मुंबई से बाहर टाउन हॉल की ओर एक काफी बड़े और क्लीन साइलेंट एरिया की ओर आकर रुकती है। दक्ष और तेजस एक साथ अपने फेस पर एरोगेंट एटीट्यूड के साथ सुन शेडो लगाए बाहर आते हैं। तेजस अक्ष के साइड का डोर ओपन करता है तो अक्ष आने स्कूल बैग को संभाले कूदते हुए कार से बाहर आता है। तेजस और दक्ष एक साथ अपने फेस से शेडो हटाते हुए सामने देखते हैं। दक्ष सामने देखते हुए मन ही मन बोला, डिलाइट शाइन गार्डन। ये स्कूल इतना बड़ा स्कूल नहीं था जितना कि अक्ष दक्ष के बेटे होने पर डिजर्व करता था, लेकिन हाँ, इस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग और हाई था, और अभी अक्ष सिर्फ प्ले में था। विश ने अक्ष को अपनी तरफ से बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट स्कूल दिया था, जितना कि विश के लिमिट में था, और वो इस वक्त अक्ष के लिए यही स्कूल ढूंढ पाई थी। तेजस स्कूल को देखते हुए अक्ष से पूछता है, हाय तुम यहाँ इसी एरिया में रहते हो क्या अपनी मम्मा के साथ? अक्ष जो कि दक्ष और तेजस के बीच में खड़ा था, वो अपना छोटू सा सिर ऊपर उठाकर तेजस को देखते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, हाँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल। व्हाट? तेजस थोड़ी तेज और सॉफ्ट वॉइस में बोला। अक्ष अपना बेबी हेड हाँ में हिलाते हुए हाँ कहता है। दक्ष अक्ष को देखते हुए सीरियस वॉइस में बोला, तो तुम किसके साथ आते जाते थे? अक्ष दक्ष को देखते हुए उसी के अंदाज में बोला, मम्मा, और अगर मम्मा बिजी होती थी तो सब्र अंकल मुझे ड्रॉप और पिक करने आते थे, लेकिन जब सब्र अंकल मम्मा के साथ होते थे तो मुझे साहिल मामू लेने आ जाया करते थे। सब्र ये नाम उसका बेटा कुछ ज्यादा ही अपनी मम्मा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और इन सब के साथ ही जब दक्ष ये सुनता है कि सब्र विश के साथ होता था, तब पता नहीं क्यों दक्ष का चेहरा हद से ज्यादा गहरा और डरावना होने लगा था। दक्ष अपनी मुठिया कसते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश के साथ बोला, और ये सब्र कौन है? अक्ष केयरलेस वॉइस में बोला, मम्मा के काफी क्लोज हैं। तेजस अक्ष की बातों को सुन रहा था और दक्ष के फेस पर आते उस बेमतलब के गुस्से को काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, जो कि बेफिजूल था, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। कभी ये नहीं जाना कि वो लड़की जिससे उसकी शादी हुई थी वो जिंदा भी है या नहीं। क्या विश पर है कोई मुसीबत? और क्या होगा दक्ष के इस गुस्से का नतीजा? स्टोरी पसंद आए तो रिव्यू जरूर दे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। Just 16 punish him in such a way। दक्ष उस लड़की के लिए ऐसे इनसिक्योर और अजीब फील कर रहा था जिसे उसने आज तक कभी पलटकर देखने की तकलीफ नहीं उठाई थी, और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की थी कि वो लड़की जिंदा भी है या नहीं। तेजस दक्ष के फेस रिएक्शंस को अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसे ये अच्छे एहसास हो रहा था कि दक्ष अक्ष की बात से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। पर क्यों? तेजस को याद आ चुका था कि दक्ष की शादी जब हुई थी तब उसने एक अलग पेंट हाउस लिया था जो काफी बड़ा था, और उसने वो विश को रहने के लिए दे दिया था। लेकिन वो पेंट हाउस तो यहाँ से सिर्फ 20 मिनट के डिस्टेंस पर था, तो ये क्यों कह रहा थी कि उसका घर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है? तेजस अक्ष को देख सीरियस पर नॉर्मल वॉइस में बोला, अक्ष तुम कहाँ रहते हो? अक्ष भी तेजस की नजरों में हैरानी और सवाल को सुन समझ गया था कि तेजस उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अक्ष भी तेजस को देख काफी नॉर्मल वे में बोला, चाचू आप गलत सोच रहे हो, हमन ओम डैडी के दिए हाउस में नहीं रहते। मम्मा ने खुद से हमारा एक स्वीट होम बनाया है और हम वहीं पर रहते हैं। तेजस हैरानी से दक्ष की तरफ देखता है, जिसका फेस बिना किसी इमोशन के जीरो फीलिंग पर था। दक्ष को देख ऐसा लग रहा जैसे वो पहले से ये सब जाता हो। तेजस उसके आगे भी अक्ष के बहुत कुछ पूछने के लिए क्यूरियस होते जा रहा था, लेकिन दक्ष को देख अब वो ये सब उससे ही पूछने वाला था। दक्ष को इस वक्त बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे गुस्सा आने लगा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इधर अक्ष जो इस वक्त अपने क्राजी डैडी के उखड़े हुए मूड पर गुस्से की चादर को देख उसे और भी ज्यादा भड़काना चाहता था। वो दक्ष को रियलाइज करना चाहता थी कि उसके केयरलेस और ईगो की वजह से उसकी मम्मा ने क्या कुछ नहीं सहा, यहाँ तक कि उसकी मम्मा के साथ उसे भी कितना कुछ सफर करना पड़ा।
तो वो क्यों ना पल पल दक्ष को ये सब एहसास कराए, आखिर वो आया भी तो इसलिए था। अक्ष दक्ष के गुस्से से बने मुंह को देख अक्ष मन ही मन सोचता है, ये सिली मैन मम्मा ने इनमें ऐसा क्या देख लिया जो ये मम्मा को इतना पसंद आए। इनके पास इनकी वो सिली स्माइल के अलावा ऐसा है भी क्या। मम्मा आप कैसे ऐसे इंसान को मेरा डैडी बनाने की सोच सकती हैं। अक्ष जो बस 5 साल का बच्चा था, उसके ख्याल कुछ ज्यादा ही ऊंचे और बड़े थे। उसका मन तो दक्ष को देख रोने का कर रहा था कि कैसे वो इन इंसान का बेटा निकल गया। हांगकांग चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर का नजारा पूरी तरह से खराब हो चुका था। हर जगह फ्लोर पर ग्लास और चेयर्स टूटे हुए थे। यो शिट हाउ डरे यू हम सब रोज चाइनीज गैंग के लीडर को एक के बाद एक मुंह की जड़ते हुए मारे जा रहा था। वही वो लीडर भी कम नहीं था। वो लीडर खुद को सेव करते हुए सब्र पर भी अटैक कर रहा था। उसके अटैक काफी फास्ट और स्मूथ थे, जो इतनी जल्दी एक्शन कर रहे थे कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तक कोई नहीं जानता था कि सब्र की रियल आइडेंटिटी क्या थी। सब्र की रियल आइडेंटिटी विश के सिवाय कोई नहीं जानता था। अक्ष भी नहीं, और ना ही विश ने कभी अक्ष को सब्र के बारे में ज्यादा बताया था। सब्र उस चाइनीज लीडर को बड़ी बेदर्दी दे मारे जा रहा था। ऐसा नहीं था वो खुद बचा हुआ था, नहीं उसे खुद भी काफी चोट आई थी। लेकिन सब्र ने उन चोटों का बदला कई बार मारकर उस लीडर से ले लिया था। सबको लगता था कि सब्र काफी शांत, फनी और फ्लिटी टाइप का इंसान है और सिर्फ उसे अपने काम से काम रहता है। लेकिन इनकी सोच गलत थी। मिस ली भी सब्र को ऐसा ही समझती थी। लेकिन इस वक्त वो जिस सब्र अग्रवाल को देख रही थी वो काफी खूंखार और खतरनाक लग रहा था। विश परेशान होते हुए सब्र के आर्म्स को पकड़ खींचते हुए बोली, सब्र स्टॉप स्टॉप, सब्र बंद करो अब वो मर जाएगा, सो स्टॉप नाउ। लेकिन सब्र जैसे कुछ समझने सुनने के मूड में नहीं था। उसके सिर सिर्फ उस लीडर कर खून सवार हो चुका था। उसके सामने बस एक चीज घूम रही थी, और वो थी विश को गंदे तरह से टच करना, जो सब्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब तक वहां चाइना पुलिस भी आ चुकी थी, जिसे देख विश इस बार तेज आवाज में सब्र के आगे आकर उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए गुस्से में बोली, जस्ट इनफ इज इनफ, सब्र बहुत हुआ। सब्र गुस्से में कांपते हुए अपनी लाल आंखों से विश को देखते हुए जमीन पर पड़े लीडर की तरफ इशारा कर हाफते हुए गुस्से में बोला, इसने तुम्हें इतनी गंदी तरह से छूने की हिम्मत की, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल सब्र वापस उस लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। स्टॉप सब्र, विश सब्र को रोकते हुए बोली। इस वक्त विश की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द, आवाज में रुआसापन और एक कपकपी, जिसे सुनकर सब्र के कदम थम जाते हैं। सब्र विश को देखता है तो विश बहुत मुश्किल से धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज यहाँ से चलो। सब्र विश को देखते ही समझ जाता है कि विश कितना हट हुई है। उसके ऊपर उस लीडर के बिहेव का क्या असर हुआ है। हम ठीक हैं, सब्र खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए विश से बोला, और फिर वहां आए पुलिस की तरफ देखते गुस्से में उस लीडर को घूर के देख बोला, पनिश हिम इन सच अ वे दैट ही इज अफ्रेड टू टच हिज ओन वाइफ अगेन। ऑफ कोर्स वी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। उनमें से एक हेड सब्र को देखते हुए बोला। सब्र आगे बातें ना बढ़ाते हुए गुस्से उस लीडर को घूर वहां से विश और मिस ली के साथ निकल जाता है। टैक्सी में विश सब्र के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बस अपने आंसुओं को कंट्रोल कर कुछ देर की बातों को याद कर रही थी। जब वो लीडर अपनी जगह से उठकर विश की तरह आ रहा था, किसी को नहीं पता था कि विश के साथ क्या होगा, और ना ही विश जानती थी। वो लीडर अपने हाथों में बियर की बोतल लिए विश के बिल्कुल करीब से होकर गुजाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो विश के बिल्कुल साइड आता है, वो अपने हाथ में पकड़ी बियर को विश के ब्रेस्ट पर गिरा देता है। इसकी उम्मीद विश या सब्र और मिस ली ने बिल्कुल नहीं की थी। वो तो बस खुद के बीच चल रही बातों में बिजी थे। उस लीडर की हरकत की वजह से विश अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो जाती है। वहीं वो लीडर विश को देख भोला भाला मासूम बनते हुए बोला, ओ दुई की वो मैं यूं कन डाउता ये वे वो कहूँ वो दे कहूँ गो लेता, ओ मैंने देखा नहीं, ये गलती से मेरे हाथों से छूट गया। वो लीडर अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने ये चाइनीज गूगल की है, तो प्लीज जो इसे ट्राई करने जाए अगर गलत निकले मीनिंग तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मैंने दोबारा इसको चेक नहीं किया। विश को चाइनीज नहीं आती थी, इसलिए वो उस लीडर की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। इट्स ओक, विश अपने आप को कवर करते हुए बोली। लेकिन तभी वो लीडर अपनी चाइनीज लैंग्वेज में कुछ कहते हुए विश के बेस्ट को अपने हाथों में लेने लगता है, जिसे देखकर विश से पहले सब्र ने आगे आकर उसका मारना शुरू कर दिया था। विश ये सब बातें याद कर सब्र के जख्मों को साफ कर रही थी, और सब्र उसके आंखों में आए आंसुओं को देख खुद से कहता है, डरता हूँ अगर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कही तो तुम दूर ना हो जाओ, पर किसी और को तुम्हें ऐसे छूटा देखता देख खून खौलता है, मेरा दिल करता है चिरकर रख दो, प्लीज एक बार मेरी हो जाओ। ये सब सब्र खुद से कह रहा था विश को देखते हुए। विश वो अच्छे से सब्र का ट्रीट कर कार विंडो से बाहर देखने लगती है। ये जो हुआ वो पहली बार थोड़ी था, ऐसा तो ना जाने कितनी बार विश झेल चुकी थी। इस एक इंसिडेंट ने विश के माइंड में उसका सबसे पुराना और बड़ा जख्म ताज़ा कर दिया था। वो जख्म जिसे एक 16 साल की लड़की ने झेला था, जिसके बाद शायद विश की जगह कोई और होता तो टूटकर बिखर चुका होता।
मुंबई डिलाइट शाइन गार्डन। अब तक काफी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंच चुके थे और जो कुछ लोग अक्ष को इतने हाई प्रोफाइल लोगों और सिक्योरिटी के साथ देख रहे थे वो सभी एक दूसरे से तरह तरह की बातें भी कर रहे थे, जिसे देखकर अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो ये भी भूल चुका था कि अभी कार में आते वक्त वो क्या खुराफात करने की सोच रहा था। दरअसल अक्ष को इतना दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और न ही लोगों की नजरों में नजर आना। वो एक हिडन मैन बनना चाहता था जिसके नाम से ही लोग झुक जाए और अगर वो गलती से भी सामने आ जाए तो उन्हें सिर्फ मौत देने के लिए आए। ये सोच एक 5 साल का बच्चा रखता था। यहाँ पर एक चीज अपोजिट थी कि जहाँ दक्ष को न्यूज और सबके चर्चों में रहना पसंद था, वहीं अक्ष को इन सब चीजों से अलग रहना पसंद था। अक्ष अपना बैग पकड़ चुपचाप ना खुश होकर स्कूल के अंदर जाने लगता है। तेजस और दक्ष हैरानी से अक्ष को ऐसे गुस्सा होते हुए जाता देखते हैं। उसने समझ नहीं आया कि अब इस बच्चे को क्या हुआ जो ऐसे मुंह फुलाकर अकेले ही अंदर चला जा रहा था। तभी दक्ष के हाथ में पकड़ा फोन एक तेज वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करता है। दक्ष इस वाइब्रेशन को सुनते ही जल्दी से अपना फोन चेक करता है। वो जल्दी से अपनी नजरों को फोन स्क्रीन पर गड़ाए हुए कुछ काफी ध्यान से देख रहा था। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से दक्ष के होठों पर एक ईवल किलर स्माइल खिल उठती है। अभी जिस फेस पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था अब उस चेहरे पर एक अलग जुनूनियत नजर आ रही थी। दक्ष की आंखों में बहुत सारे राज नजर आ रहे थे, जिसे उसकी साइड में खड़ा तेजस काफी शकी अंदाज में घूर रहा था। तेजस अभी कुछ भी नहीं पूछने वाला था, वो बस दक्ष के एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था और दक्ष बस वही कातिलाना अंदाज में शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराए जा रहा था। दक्ष इस बात से अनजान था कि उसकी इस मुस्कुराहट पर वहां आए बहुत सी लेडीज अपना दिल हार बैठी थी। वहां आए कई सारी लेडी गार्जियन दक्ष को एरोटिकली घूरे जा रही थी। हे अक्ष खुराना, स्टॉप योर स्टेप्स मैन। सडनली अक्ष को किसी बच्चे की एरोगेंट और घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही अक्ष अपनी जगह पर रुक जाता है और घूमकर पीछे की तरफ देखता है, जहां से एक हाथी का बच्चा मतलब कि मोटा बच्चा बहुत मुश्किल से भागते हुए उसके पास आ रहा था। उस मोटे बच्चे की आवाज तेजस और दक्ष ने भी सुनी थी। वो दोनों भी काफी अच्छे से उस बच्चे की आवाज में घमंड महसूस कर पा रहे थे। तेजस और दक्ष दोनों ही अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल अक्ष के पास जाने लगते हैं। वो मोटा बच्चा भागते हुए अक्ष के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे अक्ष के चेस्ट पर अपने मोटे हाथों से जोर से मारते हुए धक्का दे देता है। क्या है सब्र की रियल आइडेंटिटी? विश का ऐसा कौन सा जख्म है जो बहुत बुरी है और अक्ष को धक्का देने का नतीजा क्या मिलेगा उस एलिफेंट बेबी को? #रेशमी यादव। थैंक यू सो मच यार, पर मैं चैप्टर्स 2 के वर्ड्स डालती हूँ और मेरे एग्जाम तो मेरी बहुत बुरी हालत है, स्टडी की वजह से मैंने पूरे साल कुछ न पढ़ा है। ग्रिमस 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 #बेला। हाँ जी, मैं हिंदू हूँ और मुझे भगवान में बहुत विश्वास है, बट मुझे हर धर्म में विश्वास है। और मैं जानती हूँ आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि मैं लास्ट में जाते जाते खुदा हाफिज लिखती हूँ। तो यार देखो, मैं हिंदू हूँ पर मुझे इस्लामिक कल्चर की कुछ चीजें पसंद है, इवन मुझे बहुत सी अलग अलग धर्म की चीजें पसंद हैं। एंड मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि सिर्फ प्यार दो, अगर प्यार दोगे तो बेशक प्यार मिलेगा। और आपको पता है मेरे इसी फ्रेंडली और लवली नेचर की वजह से मुझे बहुत हेट मिलता है। और अभी मेरी ट्रेडिंग हेटर आए हैं जिन्हें मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे उन्हें प्रॉब्लम होंगी। Just 17 अक्षस फाइट एंड दक्ष वार्निंग उस एलिफेंट बेबी ने जैसे ही चबी बॉय अक्ष को अपने मोटे हाथों से पुश किया, दक्ष जो उसकी तरफ ही आ रहा था इसकी आंखें गुस्से से भर उठी। चेहरे पर जो कुछ देर पहले वो स्माइल और किलर अदा थी वो अचानक से कहीं गायब सी हो जाती है। उसके फेस पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन घिर आते हैं। दक्ष तेजी से अक्ष के पास जाता है और अक्ष को गिरने से पहले ही अपने मजबूत हाथों से कैच कर गिरने से रोक देता है। अक्ष गुस्से में लेकिन मासूमियत से सामने खड़े मोटे लड़के से कहता है, सैम तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये मोटा बच्चा जिसका नाम सैम यानी समीर धूपर था, वो हमेशा से अक्ष को ऐसे ही टीज किया करता था और जब ज्यादा होता तो अक्ष को उसके डैड को लेकर सबके सामने बुल्लू भी किया करता था। लेकिन अक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो सैम को जितने देता था या उसके मुंह में जो आता था वो बोलने देता है। बिल्कुल नहीं, अक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता था। अक्ष में एक खासियत थी, वो पहले सामने वाले को उसकी औकात तक बोलने और करने की पूरी आजादी दिया करता था, लेकिन जैसे ही सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस करता अक्ष उसे उसकी औकात में बखूबी पहुंचा दिया करता था। अक्ष को सब्र ने काफी स्ट्रॉन्ग बनाया था। वो हमेशा से अक्ष को जिम और फाइटिंग सिखाता करता था और इस बारे में विश को कुछ भी पता नहीं था। सब्र ने अक्ष को मना किया था ये सब बताने के लिए और अक्ष को भी काफी अच्छा लगता था ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने में। एवं अक्ष अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नाराजगी सब कुछ उसे एक ट्रेनिंग सेशन में निकाल लिया करता था। इन्हीं सब फाइटिंग स्किल्स की वजह से अक्ष कभी भी सैम या उसके जैसे बच्चों को जीतने नहीं देता है। सैम अपने हाथों को अपने चौड़ी कमर पर रख गुर्राते हुए अक्ष को घूर के देख बोला, अक्ष खुराना तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन भी जाऊंगा? नो योर रॉन्ग थिंक अक्ष खुराना, मेरी मम्मी ने खुद मुझे बताया तुम्हारे कोई डैड नहीं है और तुम्हारी मम्मा के कोई हस्बैंड भी नहीं है, जस्ट लाइक माई मम्मी। सैम अक्ष से ये सारी बकवास कहे जा रहा था,
लेकिन वही दक्ष और तेजस सैम की बातें सुन गुस्से से भर उठे। सबसे ज्यादा तो दक्ष, वो अपनी मुठिया कसे सैम को बेहद खतरनाक अंदाज में घूर रहा था, और वही अक्ष चुपचाप शांत होकर सैम की बातों को सुन रहा था। तो तुम ये झूठ बोलना बंद करो कि तुम्हारे कोई डैड भी है, इस अर्थ पर रोकी। सैम घमंड में चूर होकर अक्ष को वार्न करने के अंदाज में बोला, जैसे वो अक्ष को धमकाएगा और अक्ष उसकी इस बेहुदा धमकी से डरकर शांत भी हो जाएगा। तुम्हें से किसने कहा कि मेरे डैडी नहीं है? अक्ष इस बार थोड़े गुस्से भरी आवाज में सैम से पूछता है। सैम उसकी बातों को सुन अपनी आईब्रोज रेज करते हुए बोला, मेरी मम्मी ने। और तुम्हारी मम्मी क्या इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, या फिर कोई स्पाई जो मेरी और मेरी मम्मा की इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख रही हैं? अक्ष गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, और रियली क्या तुम्हारे डैडी सच में हैं? तो फिर ठीक है, तो जाओ उनको यहाँ लेकर आओ, जाओ। सैम अच्छे से जानता था जब से अक्ष स्कूल में आया था उसके डैड कभी यहाँ नहीं आए थे, और ना ही उसकी मम्मा किसी को फेस करती थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रख चली जाया करती थी। इसलिए सैम अक्ष का मजाक उड़ाते हुए उससे ये सवाल कर रहा था। नहीं, इसे सवाल नहीं कह सकते, बल्कि सैम अक्ष को नीचा दिखा रहा था। सैम इससे भी चुप नहीं रहता। वो आगे अक्ष को उकसाने और नीचा दिखाने के लिए कहता है, और अगर तुम अपने डैड को यहाँ ले आए तो मैं तुम्हें सबके सामने ग्रीट करूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये अच्छे से बताया है कि तुम्हारी मम्मा एक बहुत बुरी लेडी है, इसलिए तुम्हारे पापा नहीं है। अक्ष को कभी भी अपनी मम्मा के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनना पसंद करता था। जैसे ही वो सैम के मुंह से अपनी मम्मा के लिए बुरी लेडी सुनता है, वो अपना आपा खो बैठता है। दक्ष और तेजस को भी सैम की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों, या फिर दक्ष, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। उससे पहले ही अक्ष अपने बैग को वही जमीन पर फेंक सैम के ऊपर कूद पड़ता है। इस वक्त सैम जमीन पर ढेर लेटा हुआ था और अक्ष इसके मोटे से पेट पर बैठा लगातार इसको मारे जा रहा था। अक्ष जिसकी भी परवाह करता था, वो कभी उसके बारे में एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और अक्ष के लिए 3 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे पहले विश थी। अक्ष की तरह ही दक्ष भी अपने सबसे करीब लोगों के खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता है, और अगर गलती से कुछ भी ऐसा कहा तो शायद वो इस धरती पर अगले जन्म में ही नजर आता था। इस केस में दोनों ही बाप बेटे एक जैसे थे। सैम की एक दर्द भरी आवाज उन सब के कानों में पड़ती है। सैम अपने नाक को कवर कर अक्ष से बचने की कोशिश करते हुए बोला, अक्ष खुराना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाक पर मारने की? दक्ष और तेजस, जो बस सैम को सबक सिखाने ही वाले थे, वो दोनों अक्ष को किसे फाइट अटैक करते देख रुक जाते हैं। जिस तरह से अक्ष सैम को पीट रहा था, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग था, और दक्ष तो अपने बेटे को ऐसे देख खुशी से घूम उठा था। दक्ष और तेजस के होठों पर इस वक्त एक इविल स्माइल बिखरी हुई थी। दोनों ही अक्ष को सबक सिखाते हुए देख रहे थे। तेजस अविलिश स्माइल के साथ दक्ष से बोला, तुम्हारा बेटा सच में बहुत एक्टिव है, और तुमसे बहुत अलग भी। दक्ष तेजस के मुंह से तुम्हारा बेटा सुन जैसे पागल होने को हो चुका था। सच में उसका बेटा बिल्कुल अलग था। हर चीज में उसका बेटा परफेक्ट था। इनफैक्ट दक्ष ये भी समझ चुका था कि उसका बेटा कभी किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, बल्कि झुकाने और तोड़ने वालों में से है। अक्ष खुद के लिए और अपनी मम्मा के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानता था, और इन सब का रीजन सिर्फ एक थी, और थी विश, जिसने हर चीजों से डील करना अक्ष को इतनी सी उम्र में ही सिखा दिया था। दक्ष के दिल में विश अब अनजाने में ही घर बनाने लगी थी। दक्ष को भी नहीं पता कि क्यों वो विश को इतना सोच रहा है, क्यों वो विश के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा है। दक्ष अब अपने बेटे यानी अक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए गुस्से में सामने सैम से एरोगेंटली घूरते हुए बोला, अब पता चल गया कि किसके अंदर कैसे मैनर्स हैं। एंड यू रिमेंबर दैट कि आइंदा से मेरे बेटे से उलझने की हिम्मत मत करना, वरना मैं आगे अपने बेटे को नहीं रोकूंगा। सैम खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। उसके फेस पर थोड़ी घबराहट सी आ चुकी थी। और क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है, लोगों से बदतमीजी करना? दक्ष विश के खिलाफ बोले गए शब्दों का बदला सैम की मम्मी को टारगेट करके ले रहा था। तभी वहां एक लेडी, जिसके जरूरत से ज्यादा खुद पर मेकअप से लीपा पोती की हुई थी, वो अचानक से उन चारों के बीच आते हुए सैम का हाथ पकड़ अक्ष को काफी बुरा भला सुनाने लगी, जिसे सुनकर दक्ष का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में अपने अक्ष को अच्छे से अपनी गोद में लेते हुए उस लेडी को घूर के देख बोला, एक्सक्यूज मी मिस, आप किस झूठे बच्चे के बारे में बोल रही हैं? उस झूठे के जिसका आपने इस वक्त हाथ पकड़ा हुआ है, या उसका जिसने इस बच्चे के दिमाग में बेहुदा और वाहियात बातें भरी हैं? दक्ष ने बिना एक शब्द गाली के ही सैम और उसकी मम्मी की भरपूर बेइज्जती कर दी थी। वो इनडायरेक्टली सैम की मम्मी को झूठा और भी ना जाने क्या क्या कह चुका था। ये औरत जिसने हैवी मेकअप और मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस पहने हुए थे, वो दक्ष के टेस्ट और नजर में एक जोकर लग रही थी, और ऊपर से उसमें भी उसका जो बिहेव था वो भी हद से ज्यादा बुरा था, और जुबान तो तलवार से भी ज्यादा तेज चल रही थी। इस लेडी को देखते ही दक्ष समझ गया कि सैम ऐसा क्यों है। इन सब के बीच दक्ष को बहुत अच्छा फील हुआ कि विश ऐसी नहीं है, एवं वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग, यूनिक और एलिगेंट है, जिसका मुकाबला किसी से नहीं। दक्ष मन ही मन अक्ष और सैम के बीच कंपेयर भी कर चुका था, और कंपेयर में उसे इतना तो समझ आ चुका था कि उसका बेटा अपनी मम्मा की तरह है। तेजस भी ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वो अपनी माँ की कही एक बात को याद करता है,
अगर किसी का आचरण कैरेक्टर देखना हो तो उसका नहीं, उनके मम्मा पापा का देखो, क्योंकि हमें उन्हें देखकर पता चल जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कैसे संस्कार दिए होंगे। और अगर उनका बच्चा गलत है तो उसमें उनकी गलती नहीं। तेजस उस लेडी को देखकर ही विश की तारीफ करने लगा था, क्योंकि विश का अंश यानी अक्ष ने बिना विश को उनके सामने लाए उसके परवरिश को दिखा दिया। लेकिन आप है कौन और ऐसे इस बच्चे की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? सैम की मम्मी अपने शब्दों को ऐंठते हुए दक्ष से पूछती हैं। दक्ष को सैम की मम्मी ने अब तक अच्छे से नोटिस कर लिया था, और इसलिए अपनी ज्यादा बेइज्जती न करवाते हुए सैम की मम्मी दक्ष से ऐंठते हुए अपनी ऊंची आवाज को थोड़ा नीचे करते हुए बोली, सो फिनली आपको ये सवाल करने का ध्यान आ ही गया। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस झूठे बच्चे का डैडी और उसी घटिया औरत का पति हूँ किसके बारे में आपने काफी इंक्वायरी की है। दक्ष गुस्से में अपने दांत पिसते हुए सैम की मम्मी से कहता है। दक्ष आगे खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते हुए बोला, क्यों, आपको क्या लगा था मैं कौन हो सकता हूँ? दक्ष के बोलने के अंदाज में बहुत चेंज आ चुका था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। इसके साथ ही उसका ऑरा भी हर वक्त से और बेहद खतरनाक और डरावना डाक हो चुका था, जिसे देख और महसूस कर अक्ष भी कांप चुका था, और अक्ष के साथ साथ वो औरत भी। दक्ष को देखकर ही अब सैम की मम्मी को पता चल चुका था कि वो कितना खतरनाक इंसान है। वो तो सच में शॉक थी कि सच में ये डेंजरस मैन जो दिखने में इतना हैंडसम, अट्रैक्टिव और सेक्सी था, वो अक्ष का डैड कैसे हो सकता है? नहीं, शायद ये झूठ है। लेकिन वो लेडी दक्ष के डर से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से दक्ष के साइड खड़ा तेजस उसे अलग निगल जाने वाली निगाहों से घूर रहा था, जैसे वो दक्ष से भी ज्यादा खतरनाक हो। दक्ष मुंह बनाते हुए गुस्से में बोला, अगली बार से अगर अपने घर से बाहर निकलना तो प्लीज थोड़ा अच्छा मेकअप करना, ताकि लोगों को आपको देखकर हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और हाँ, इसे आपकी गंदी नियत तो नहीं कवर होगी, पर लोग शक्ल से शरीफ जरूर समझ लेंगे। ये सब सुनकर वो लेडी बहुत एम्बरेंस फील करती हैं। अब करे भी क्यों ना, दक्ष उसकी इनडायरेक्टली घुमा फिरकर बेइज्जती जो कर रहा था। दक्ष आगे अपने दांत पिसते हुए खुन्नस के साथ कहता है, और हाँ, आगे से आप मेरे सामने नजर भी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी शक्ल भी मैं अगली बार देखूं, और अगर आप गलती से भी सामने आए तो मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सैम की मम्मा का जो उतरा हुआ मुंह था वो अचानक से चेंज हो गया। वो दक्ष धमकी को सुन उसे देखने लगती है, और दक्ष उन्हें घूरने। सैम की मम्मी विश से नफरत नहीं करती थी, बल्कि बस वो विश की खूबसूरती और टैलेंट से जेल्स थी, क्योंकि जब को वो इत्तेफाक से टकराए थे तब उसका पति विश की तरफ अट्रैक्ट हो जाया करता था, जो सैम की मम्मी को बिल्कुल भी पसंद ही आता था। और सैम की मम्मी के लिए मैं नफरत खुद सैम का डैड बढ़ा दिया करता था, ये कहकर कि वो विश की जैसी नहीं। उसका पति खुद उसका कंपेयर विश के साथ किया करता था, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत था, क्योंकि ये नॉर्मल सी साइकोलॉजी थी कि कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की से अपना कंपेयर बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करती थी। तो फिर सैम की मम्मी क्या ही कर सकती थी? लेकिन विश की इन सब को कोई गलती नहीं थी। वो जैसी थी वैसी ही रहना पसंद करती थी। उसे अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता था, और ना वो पसंद करती थी। नॉवल पसंद आए तो रिव्यू जरूर दे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे वन राधे। चेरी ब्लॉसम 18 सम डार्क पास्ट ऑफ विश। सैम की मम्मी, जिनका नाम ऐश्वर्या धूपर था, उन्हें अच्छे से धमकी और सबक सिखाने के बाद दक्ष अक्ष के साथ उसे उसके क्लासरूम तक खुद छोड़ने जाता है। इन सब के बीच दक्ष का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। सुबह से ही उसे हर एक इंसान इग्नोर कर रहा था, और इसकी सबसे पहली शुरुआत उसकी खुद की वाइफ विश ने किया था। विश भले ही नाम की वाइफ थी, लेकिन आज उसने वो कर दिखाया था जो आज तक कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां नहीं कर पाई थी। उसने दक्ष को इफेक्ट कर दिया था, जो कि काफी वो बिना उसके सामने आए। और आज इन 5 सालों में दक्ष के किसी के सामने विश को अपनी वाइफ कहा था, जो सीईओ दक्ष खुराना के लिए बहुत बड़ी बात थी। दक्ष ने खुद इस बात पर गौर नहीं किया था कि उसने जाने अनजाने में विश को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तेजस, उसने दक्ष के हर एक अल्फाज पर अपना दिमाग लगाया हुआ था, और अब तेजस को अक्ष से काफी ज्यादा होप हो चुका था। अक्ष को उसके क्लासरूम में छोड़ दक्ष उसे अपना ख्याल और स्टडी पर फोकस करने का बोल वहां से बाहर निकलता है। दक्ष बिना किसी इमोशन फीलिंग के साथ डेडली वॉइस टोन में तेजस को कमांड देते हुए बोला, अक्ष के आसपास हाई सिक्योरिटी अरेंज करो। दिस टाइम जितने भी गार्ड्स और सिक्योरिटी हमारे साथ हैं उन्हें यहाँ अक्ष के प्रोटेक्शन के लिए हायर करो। ओके डन। तेजस दक्ष के साथ आते हुए उसकी बातों को काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सुनते हुए बोला, मेरे बेटे को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इस बार दक्ष के बेहद अट्रैक्टिव और डेंजरस डेडली वॉइस में कहा था, जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप उठते। अक्ष के लिए दक्ष को इतना पजेसिव देख तेजस अपनी इमोशनलेस कोल्ड वॉइस में बोला, पर तुम अक्ष के लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहे हो? वैसे भी वो अपनी मॉम के साथ ऐसे ही सिंपल लाइफस्टाइल ही जिया करता था और आगे भी उसे करना ही है, तो तुम उसके लिए इतना क्यों? तेजस की बात बीच में काटते हुए दक्ष उसे अपनी गुस्से से भरी बेदर्द निगाहों से घूरते हुए अपने दांतों को भींचे बोला, वो पहले कैसे रहता था कैसे नहीं ये मेरे लिए अब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो मेरा बेटा है और अब वो मेरे पास है। उसकी मॉम ने उसे मेरे पास छोड़ा है तो अब उस पर मेरा कंट्रोल होगा,
और आगे क्या होगा ये तुम्हारे सोचने की चीज नहीं, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज। कहते हुए दक्ष गुस्से में कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और उसी अनजाने अजीब गुस्से के साथ कार को जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर मोड़ देता है। दक्ष की कार को जाता देख तेजस के डार्क हैंडसम फेस पर एक बेहद खतरनाक स्माइल बिखर जाती है। हांगकांग। विश अपने होटल रूम वापस आ चुकी थी। सब्र अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि विश क्यों इतना सब कुछ अकेले सहती है। अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेगी तो शायद उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। लेकिन विश थी कि ना ही कभी दक्ष के पास जाना चाहती थी और ना ही कभी किसी और के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ सोचना चाहती थी। रूम नंबर 1208। विश अपने रूम में वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे खुद में सिमट कर बैठी सुबक रही थी। विश का शरीर इस वक्त अपने गीले कपड़ों से चिपका हुआ था और शावर का ठंडा पानी उसके शरीर को शिवर करने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने सिर को अपने घुटनों में पूरी तरह से धंसाता हुआ था और अपने दोनों हाथों से अपने पैर को जॉइंट हक कर खुद को एक सिमटा हुआ सामना बना दिया था। विश की आंखें बंद थीं और बंद आंखों के सामने बस एक नजारा घूम रहा था, जहां एक 14-15 साल की लड़की जो कि विश ही थी, वो बिल्कुल बच्ची थी। उस वक्त वो एक बड़े से रूम में दीवालों से चिपकी दूर हटते हुए रो रही थी। रोते हुए विश बार बार अपना सिर ना में हिलाते हुए बोले जा रही थी, नहीं नहीं प्लीज नहीं मॉम। विश उस वक्त काफी कमजोर, लाचार और बेबस नजर आ रही थी। रोने से लाल और गिला पड़ चुका चेहरा काफी डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा। उस पर से उसके बिखरे बाल कुछ इंसिडेंट्स बयां कर रहे थे। विश सामने देखते हुए बचने की कोशिश कर अपनी मॉम को आवाज लगा रही थी, लेकिन शायद इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। भाई प्लीज नहीं भाई, मैं आपकी सिस्टर हूँ। विश बेड पर आधे लेटे इंसान जो कि उसका बड़ा भाई था उसे देख रोते हुए गिड़गिड़ा कर बोली। विश की बात सुन वो लड़का शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ भाई, ओ हेलो, कौन सा भाई? हाँ, मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ रात नहीं बिताई थी। जो तुम आई समझी, तुम अपने उस मरे हुए बाप की बेटी हो, मेरे डैड की बेटी नहीं समझी। तो मुझे भाई बोलना भी मत। ये लड़का विश की मॉम के सेकंड हस्बैंड का बेटा राजवीर था। राजवीर काफी बिगड़ा हुआ और बदतमीज किस्म का लड़का था, जो कि विश के 4 सा बड़ा था। और जब से उसने विश को देखा था, उसकी गंदी नीयत विश की खूबसूरती पर अटक सी गई थी। विश राजवीर की बातों को सुन टूट सी गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब भी होगा, वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में। विश अपने करीब बढ़ते उस लड़के को देखती है जो राजवीर का दोस्त था। उसके होठों पर बेहद गंदी स्माइल थी जो किसी भी लड़की को एक घिन का एहसास करा सकती थी। और विश भी उसकी इस गंदी स्माइल को खुद के बॉडी पर घूर के देखते हुए अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। वो लड़का विश को बेहद गंदी और इरोटिक निगाहों से घूरते हुए देख शैतानी आवाज में बोला, वीर डूड यार, सच में तेरी ये स्टेप्सेस है तो कमाल की, लेकिन तुझे नहीं लगता ये अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही? वो लड़का इसके आगे ना बोलकर अपने लेफ्ट हैंड को अपने नेक और चेस्ट पर घुमाते हुए अपने लिप्स को काफी अर्जेंसी के साथ बाइट करने लगता है। उसकी थस्त नजरें विश के अट्रैक्टिव एंड परफेक्ट फिगर बॉडी को लस्टफुल वे में घूर रही थी, और वही बाकी सब उसकी बातें सुन शैतानी और एनिमलिस्टिक हंसी हंसने लगते हैं। उन सब की हंसी विश को अंदर ही अंदर हजार मौत मार रही थी। ये सब चीजें याद कर विश तेज आवाज में चिल्लाते हुए रोना शुरू करती है। उसकी आवाज में दर्द था, उसके आंसू जो कि अपनी के दिए गए जख्मों को याद कर बहते, किसी के दिल को भी चीर कर रख सकते थे। उस दिन विश को उन लड़कों और उसके भाई के गंदे हाथों ने बेहद दरिंदगी से छुआ था, लेकिन विश की किस्मत अच्छी थी कि उसके भाई और उसके दोस्तों को उसकी मॉम ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक ही था कि उस वक्त विश की मॉम वहां आ गई थी और तब राजवीर ने विश को धमकी देकर छोड़ा था। 15 साल की विश ने वो सब झेला रहा जो सपने भी नहीं सोच सकता था, और आज तक विश के सिवाय किसी को ये नहीं पता चला कि राजवीर ने उसके साथ क्या किया था। राजवीर हर बार विश को छूने की और उसके करीब जाने की कोशिश करता था, लेकिन विश की किस्मत अच्छी थी कि वो हर बार उससे बच जाया करती थी। विश इन सब बातों को याद कर टूट सी गई थी। सब सोचते थे कि विश दक्ष की वजह से अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करना चाहती, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि विश ने अपने कितना दर्द समेट कर रखा है। उसे आज तक कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी उसके साथ वो सब हो चुका था। विश के अपनों ने ही उसे तोड़कर रख दिया था। जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दक्ष अपने ऑफिस आ चुका था। आज सुबह सुबह अपने सीईओ दक्ष खुराना को इतने गुस्से और सीरियसनेस के साथ देख ऑफिस के हर एक वर्कर की हवाएं उड़ चुकी थी। आज सुबह से ही उन सबको झटका लग रहा था। पहले अंश का इतना चिढ़ा हुआ होना और अब दक्ष को गुस्से में देखना। पूरा ऑफिस जानता था कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो अपनी जॉब के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठेंगे, इसलिए सभी शांति से जैसा चल रहा था वैसे चलने देते हैं। गुस्से में गुर्राते हुए दक्ष अपनी फीमेल असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, अंश को भेजो अभी। दक्ष को ऐसे गुस्से में देख उसकी असिस्टेंट का हाल पहले ही बेहाल हो चुका था। वो दक्ष के गुस्से को बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दक्ष का कमांड सुन सीधा वहां से अंश को इन्फॉर्म करने निकल जाती है। दक्ष के गुस्से को सभी जानते थे।
दक्ष अपने कैबिन में आते हुए अपने सीईओ's मास्टर चेयर पर बैठते हुए खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने शर्ट के 2 बटन को अनबटन करता है और फिर स्लीव्स को अपने एल्बो तक चढ़ाते हुए अपने टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाकर खुद को शांत करने की भरसक कोशिश करने लगता है। दक्ष को ऐश्वर्या धूपर के ऊपर अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वो अक्ष के स्कूल में ना होती तो शायद सच में वो ऐश्वर्या को इंडिया से बाहर फेंकवा देता है। दक्ष गुस्से में सिगरेट के कश भरते हुए धुएं को हवा में उड़ा रहा था। उसके माइंड में ऐश्वर्या का विश को घटिया और बुरी औरत बोलना घूम रहा था। पता नहीं क्यों ये दक्ष नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे इतना क्यों इफेक्ट हो रहा है। आखिर वो भी तो विश के बारे में यही राय रखता था। उसने भी तो विश को ऐसे ही कई नामों से नवाजा था, तो अब क्या हुआ, अब क्यों उसे इतना बुरा लग रहा था। दक्ष नहीं जानता था ये सब क्या था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ ये लग रहा था कि उसका जो सुकून था अब कहीं खो सा गया है। गुड मॉर्निंग सेओ। अंश अपने वर्कर असिस्टेंट के रोल में आ चुका था। वो सब यहाँ एक प्रोफेशनल की तरह काम किया करते थे, इसलिए अंश दक्ष के सामने काफी पोलाइट होकर बोला। दक्ष अपने अंदर भरे स्मोक को हवा में उड़ाते हुए ऑर्डर और कमांड देते हुए ठंडी सर्द आवाज में बोला, हमारे एरिया में जितने भी बेस्ट और हाई क्वालिटी के किंडरगार्टन हैं उनसे कांटेक्ट करो, और हाँ वो बेस्ट और ब्रिलियंट होने चाहिए। मुझे अपने बेटे का ट्रांसफर कल सुबह तक चाहिए। और फिर अपने दांत पिसते हुए बेहद नफरत और खूंखार अंदाज में बोला, मेरे बेटे के करंट स्कूल में बहुत गिरे हुए और घटिया इंसान हैं, इसलिए मैं अपने बेटे को वैसी जगह पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब कहते हुए दक्ष का दिल गुस्से से जल रहा था। वहां के लोग कैसे उसकी वाइफ को घटिया और बेटे को झूठा कह सकते थे। अंश को दक्ष का बिहेव काफी अजीब लग रहा था और वो ये भी अच्छे से जानता था कि दक्ष कभी भी इतने गुस्से में नहीं होता था। अंश अपनी जान को सिक्योर करते हुए बोला, डन सीईओ, मैं अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करके देता हूँ। दक्ष कुछ नहीं कहता तो अंश भी चुपचाप अपने काम में लग जाता है। अंश और तेजस के दिमाग में कई सवाल उठ चुके थे, पर जवाब एक भी नहीं था। दक्ष अपने फोन को उठाकर एक बार फिर वही फाइल ओपन करता है जो सुबह स्कूल में दक्ष के फोन पर आई थी। दक्ष काफी गौर से इस फाइल को पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उनकी नजरें नीचे जा रही थी उसके फेस का गुस्सा शांत होते जा रहा था और साथ ही एक काफी मिस्टीरियस स्माइल उसके फेस पर अपना डेरा जमाया जा रही थी। उस फाइल में अक्ष के बर्थ से लेकर अब तक के सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे और हर पेपर्स पर फादर नेम की जगह उसका ही नाम लिखा हुआ था। हालांकि उन सब पेपर्स पर दक्ष के साइन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन पर दक्ष के नाम अच्छे से लिखे गए थे। दक्ष ये सब देखकर विश से काफी इंप्रेस हो चुका था। वो सच में विश की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था और अभी जैसे जैसे वो विश के बारे में जान रहा था वो उसकी तरफ और भी ज्यादा खुद को क्यूरियस होता हुआ फील कर रहा था। दक्ष एक केवल स्माइल करते हुए अपने फोन में विश की व्हाट्सएप डीपी देखते हुए दक्ष बोला, नाउ इट्स योर टर्न गाइस। आज मैंने जो विश का पास दिखाया वो मैंने सच में सुना है और ऐसा रियल में भी होता है। आई डोंट नो आप सब के क्या थॉट्स होंगे इसे पढ़ने के बाद, लेकिन ये एक हाई रियलिटी थी जिसे मैंने विश के थ्रू दिखाया। आई होप आप इसे गलत वे में नहीं ले जाएंगे। ये एक स्टोरी है और स्टोरी तक ही रखेंगे एंड हाँ, मैं स्टोरी को एंड तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी। और यार अब नॉवेल में सब कुछ लिखना पड़ता है, अगर मैं क्वालिटी नहीं बताऊंगी कैरेक्टर्स की तो फिर आप लोगों को खुद भी पता नहीं चलेगा कि किसका कैसा रोल है, इसलिए बट मैं अपनी साइड से हर इफेक्ट कर हूँ नॉवेल को इंटरेस्टिंग बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए राधे वन राधे। चेरी ब्लॉसम 19 मलिश्काज एंट्री एंड पेनफुल क्राई। दक्ष अपने काम में बिजी हो चुका था। दक्ष अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत दूर रखता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी दोनों लाइफ को मिक्सड अप करे और जो करता था वो बाद में बहुत बुरा भुगतता था। इस टाइम दक्ष अपने फॉरेन कंट्रीज के मोस्ट हाईएस्ट लीडर्स और डायरेक्टर्स के साथ अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था। तभी एक झटके के साथ दक्ष के कैबिन का डोर ओपन होता है और उसकी सो कॉल्ड बेबी गर्लफ्रेंड अंदर आते हुए गुस्से और नाराजगी के साथ चिल्लाते हुए बोली, दक्ष यू आर नॉट डूइंग वेल। दक्ष मलिश्का की टोन और एटीट्यूड को सुन गुस्से में अपनी आंखें उठाकर सामने देखता है तो एक पल के लिए मलिश्का उसकी नजरों को देख घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। मलिश्का धीरे से अपनी नजरें नॉर्मल कर आवाज को स्लो करते हुए बोली, आई एम सॉरी वो मैं, येस ऑफ कोर्स माई डील इज इम्पोर्टेंट टू मी, सो इफ यू आर ट्राइंग टू कम इन द मिडल ऑफ इट। मलिश्का की बातों को रोकते हुए दक्ष अपने लैपटॉप में देख काफी एविल वे में कहता है। दक्ष की बातें ऐसी थी जो मीटिंग मेंबर्स के लिए एक कमांड थी, लेकिन सामने खड़ी मलिश्का के लिए एक वार्निंग जो उसे ये बता रहा था कि अपनी औकात मत भूलो। दक्ष दो लोगों को छोड़कर किसी का अपना नहीं था और कुछ जिनकी वो परवाह करता था। मलिश्का घबरा जाती है। कहा वो दक्ष को ब्लैकमेल करने आई थी और अब कहा वो दक्ष के सिर चढ़ चुकी थी। दक्ष मीटिंग खत्म कर अपना लैपटॉप बंद करते हुए मलिश्का को इग्नोर कर अपने सामने रखी फाइल को चेक करने लगता है। मलिश्का जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पीछे से आवाज आती है, सेओ और डन जो भी आपने कहा था वो सब हो चुका है और ये इन्फॉर्मेशन डाटा है, आप चेक कर लीजिए इनमें कौन सा सही रहेगा। अंश नॉक कर अंदर आते हुए दक्ष से बोला और उसके सामने इन्फोर्मेशन डाटा रखते हुए एक तिखी नजर डालते हुए सोचता है,
ये पिरामिड की शक्ल उठाकर फिर से यहाँ आ गई। शो अगर ऑफिस में न होता तो पक्का इसको धक्के मारकर बेइज्जत करता। दक्ष के सिवाय मलिष्का को कोई भी पसंद नहीं करता था। स्पेशली तेजस, अगर उसका बस चलता तो वो मलिष्का को अर्थ से बाहर फेंक चुका होता, लेकिन दक्ष कभी भी मलिष्का के अगेंस्ट कुछ भी सुनना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता था। इस वजह से मलिष्का खुद को काफी प्रेफरेंस दिया करती थी और ऐसा प्रीटेंड करती थी कि वो सच में दक्ष के दिल की रानी हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दक्ष के दिल में तो क्या काफी भी एक्सिस्ट नहीं करती थी। हम ओके लेट मी चेक। दक्ष मलिष्का को इग्नोर कर अंश की लाई हुई फाइल को चेकआउट करने लगता है। अंश बार बार अपने नेचर से इफेक्टेड मलिष्का को आई कॉर्नर से देखकर बार बार अपना मुंह और आंखें राउंड कर रहा था और इसी के साथ अपनी मुंडी को घुमाते हुए चिढ़कर अपने लिप्स को भी बाइट कर रहा था। ये सब करते हुए अंश काफी डिलाइटफुल सिल्ली बॉय लग रहा था। यस, दिस वन किंडरगार्टन इस स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करो और स्पेशली यहाँ के बच्चों और उनके पेरेंट्स के नेचर बिहेव को ध्यान में रखकर सब कुछ क्लियर करो। यहाँ के टीचर्स और स्टाफ के बारे में भी हर इन्फॉर्मेशन रिवील करो और हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ अक्ष का एडमिशन फिलअप करो। दक्ष अपनी उंगलियों से एक मुंबई के सबसे बेस्ट किंडरगार्टन के नेम को देख टैप कर बोला और फाइल को अंश की तरफ उछाल देता है। अंश फाइल में स्कूल का नाम देखते हुए बोला, ओके बट ये स्कूल। यस दिस वन, अब आगे कुछ नहीं। दक्ष अंश को काफी एरोगेंटली घूर के देख ऑर्डर देते हुए बोला। तभी मलिष्का थोड़ी एक्टिंग करते हुए ट्रबल वॉइस टोन में बोली, दक्ष बेबी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और ये किंडरगार्टन किसकी के लिए। मलिष्का को अभी अक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दक्ष के मुंह से किंडरगार्टन का नाम सुन थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि जहां तक उसे पता है दक्ष की फैमिली में दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं था। तो ये किसके लिए था। अंश मलिष्का को घूरते हुए अपने हाथ में पकड़े फाइल को खुन्नस से अपने बाजू साइड में एडजस्ट करते हुए पीछे मुड़ मुंह बनाकर वहां से जाते हुए सोचता है, हाँ बता दे इसे ताकि इसका पिरामिड जैसा मुंह जलकर कोयला बन जाए। कसम से अगर जेरी मेरी साइड होता तो उसके साथ मिलकर इस पिरामिड की मम्मी को अच्छा सबक सिखाता। ये सब सोचते हुए अंश वहां से निकल जाता है। वही अंश के जाते ही दक्ष गुस्से में मलिष्का की तरफ घूर के देखते हुए ड्रेडेड वॉइस में बोला, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है और मैं बताना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझता, सो स्टे अवे फ्रॉम माई मैटर। मलिष्का दक्ष के आवाज से ही समझ जाती है कि दक्ष का मूड काफी खराब है, इसलिए वो सारी चीजें साइड कर स्वीट और क्यूट बनते हुए दक्ष के पास जाती हैं और पीछे से दक्ष के गले में बाहें डाल अपने सॉफ्ट मेकअप से कवर गाल को दक्ष के हल्के व्रीड वाली गाल पर सॉफ्टली एंड मेल्टिंग वे में सहलाते हुए काफी टॉक्सिक वॉइस में बोली, क्या हुआ, मूड ऑफ है, एनी इशू। दक्ष डिस्कस्टिंग लुक देते हुए फ्रस्ट्रेटिंग टोन में बोला, आर्ग नो अन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं किसी को भी अपने ऑफिस में आने की परमिशन नहीं देता। दक्ष की बात सुन मलिष्का घूमकर उसके साइड आती है और उसके लैप पर बैठते हुए अपने हाथों को काफी अदा के साथ उठाकर उसके गले में लपेटे हुए बोली, ओह बेबी आई नो कि तुम्हें किसी का अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स मैच करना डोंट लाइक, बट मैं यहाँ तुम्हें आज जैक की अपकमिंग बिजनेस प्रोजेक्ट की पार्टी इवेंट के लिए इन्वाइट करने आई हूँ। पार्टी कब है। दक्ष काफी अजीब से टोन में मलिष्का से पूछता है। दक्ष की बात सुन मलिष्का उसके गाल पर हाथ रख उसे अपने होठों के करीब करते हुए एक काफी सॉफ्ट बेबी किस उसके चिक्स पर करती है। दक्ष पता नहीं क्यों लेकिन अपनी मुठिया कस लेता है मलिष्का के ऐसे बिहेव को देखकर। मम पार्टी आज रात को है, सो कम ना। मलिष्का चाशनी में दुखियां लगाए आवाज में बोली। दक्ष भी अब मलिष्का को खुद से दूर करने के लिए बोला, ओके आई एम कम, सो अब तुम जा सकती हो। दक्ष ने सीधा सीधा मलिष्का के मुंह पर जाने को कह दिया था। मलिष्का जब दक्ष को ऐसे बोलता हुआ सुनती है तो उसके फेस पर भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो दक्ष से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसे भी पता था कि दक्ष क्या चीज है। पलक झपकते सिर का ताज तो दूसरे पल में पैर का धूल बना देने वाला। दक्ष क्या तुम मुझसे नाराज हो। मलिष्का मासूमियत से दक्ष से पूछती है। दक्ष उसके इस सवाल पर उसे अपनी तिखी नजरों से घूरते हुए देख सर्द आवाज में बोला, अगर तुम्हें फालतू की ओवरथिंकिंग करने में मजा आता है यहाँ से बाहर जाकर करो क्योंकि मुझे बहुत से काम है। मलिष्का को दक्ष की पल पल की बातें गुस्सा दिला रही थी और वो ज्यादा टॉलरेट भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपना सिर झुकाकर उसकी लैप से उठ खुद को सही करते हुए बोली, ओके आई एम सॉरी बट प्लीज पार्टी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। दक्ष उसकी बात सुन कोई रिएक्शन नहीं देता। मलिष्का भी अंदर ही अंदर गुस्से में जलते हुए वहां से निकल जाती है। मलिष्का के माइंड में बस एक बात घूम रही थी कि कहीं दक्ष को किसी और लड़की ने तो इंटरेस्ट नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो वो उस लड़की के लिए बहुत बुरा होने वाला था। मलिष्का अब जो करने वाली थी पार्टी में ही करने वाली थी, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। इधर दक्ष के दिमाग में बार बार अक्ष और विश घूम रहे थे। पता नहीं क्यों पर हाँ दक्ष को अभी अपने बेटे की टेंशन हो रही थी। वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं वो अभी स्कूल में कैसा होगा, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा होगा ना। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल दक्ष के दिमाग में घूम रहे थे। दक्ष से जब रहा नहीं जाता तो वो अपने सीनियर गार्ड को कॉल करता है। कुछ ही रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हो जाती है। कॉल रिसीव होते ही दक्ष अपने सीईओ एटीट्यूड में बोला, वेयर इज टाइगर। दक्ष ने सबके सामने अपने बेटे को टाइगर कहा था और अब सब अक्ष को टाइगर ही जानते थे।
सीनियर गार्ड अक्ष के क्लासरूम के पास जाते हुए अक्ष को देखता है, जो कि अकेले सबसे लास्ट बेंच पर बैठा काफी एरोगेंटली फेस बनाए अपने कॉपी में कुछ कर रहा था। उसे किसी से मतलब नहीं था। सीनियर गार्ड अक्ष को देख दक्ष से बोला, सेओ टाइगर अभी अपने अपने क्लासरूम में बैठे नोट्स में कुछ कर रहे हैं। हम ओके ध्यान रहे उसे एक एक खरोच तक न दे पाए। दक्ष काफी खतरनाक आवाज में उस सीनियर गार्ड को धमकी देते हुए बोला, जिसे सुनकर उस सीनियर गार्ड को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी सांसों को रोक लिया हो। वो हिम्मत कर बोला, यस सीईओ, आप टेंशन मत लीजिए। दक्ष कुछ नहीं कहता और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर विश के बारे में कुछ सोचते हुए न्यूज देखने लगता है। हांगकांग। यहाँ शाम हो चुकी थी और विश इस वक्त सनसेट देख रही थी। डूबते हुए सूरज के साथ विश की आंखें भी नम होती जा रही थी। विश अपने फोन को निकाल अक्ष के फोटो को देख एक पेनफुल ब्रेथ डाउन करते हुए बोली, आई मिस योर बेबी। और इसी के साथ विश का एक हिट वार्म टीयर उसके गालों पर आ गिरता है। ये पहली बार था जब विश अक्ष से इतना दूर हुई थी। वो अक्ष को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं था। और अभी वो दक्ष को कॉल भी करती तो उसका बेटा अभी अपने स्कूल में होता, तो उसके पास सिर्फ अक्ष को याद कर रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। विश अक्ष के फोटो को देख अपने सीने से लगा रोते हुए बोली, बेबी मम्मा मिस यू अलॉट ना। इस वक्त विश की आवाज इतनी पेनफुल थी कि अगर कोई भी सुनता और बिना फिल किए भी सुनता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। 14 साल की एज से लेकर अब तक विश की डीप कैट आइज में आंसुओं का घर बन चुका था। कभी उसकी पुरानी याद, तो कभी दक्ष, तो कभी डैड का प्यार, और अब उसे अपने जान से भी अजीज बेटे की याद ने रुला दिया था। लेकिन एक बात थी, किसी के लिए रोना ये प्यार था, लेकिन किसी की वजह से रोना इंसान के अंदर के प्यार को खत्म करना था। और विश दक्ष और अक्ष के लिए रो रही थी, जो उसका प्यार था, और उसकी पुरानी याद उसे रुलाती थी, जो उसके अदन के प्यार को मारता था। विश वही जमीन पर बैठ बालकनी के चौखट से लगी बहुत डीपली पेनफुल तरीके से रोते हुए खुद में सिमट अपने बेटे को बार बार याद कर रही थी। अक्ष जो अपनी कॉपी में कुछ कर रहा था, अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपना सिर उठाकर इधर उधर देखते हुए बोला, मम्मा। अक्ष अपनी मम्मा से काफी दूर था, लेकिन फिर भी अक्ष को ये फील हो चुका था कि उसकी मम्मा उसको मिस कर रही हैं। सडनली ये फीलिंग आते ही अक्ष अपने हाथ में पकड़े कॉपी को साइड में रख अपनी सीट से उछलाकर नीचे आते हुए क्लासरूम से बाहर भागता है। दक्ष अपने ऑफिस के सारे वर्क्स हैंडल कर चुका था। वो अपने रीस्ट वॉच में देखते हुए अपने कैबिन से निकलते हुए बोला, इट्स टाइम डन, और वहां से अपने ही एरोगेंट और सेओ एटीट्यूड में सबको इग्नोर कर बाहर जाने लगता है। क्या अक्ष और मलिष्का आएंगे सामने? और क्या दक्ष को जाने देगा अक्ष उस पार्टी में? तो क्वेश्चंस ये थी कि विश कब आएगी। विश आएगी, बहुत जल्दी आएगी, और मुझे भी नहीं पता कि विश का कब मूड बन जाए। कस मेरे जितने भी पहले के रीडर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं कितने झटके देते हूँ। आई एम राइट ना एवरीबडी। हाँ, ये भी किसी का पाव है कि दक्ष को कभी विश के पास न जाने दो। तो यार, अभी मेरे पास सच में इस बात का कोई जवाब नहीं है। आई एम टोटली स्पीचलेस करंटली। नो माउथ फेस। और विश का पास्ट, हाँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो धमका होगा आप सबके दिल पर टपटों पे चल सकती है। वेल, अभी नहीं कहूंगी कुछ भी, वरना मेरा सस्पेंस खुल जाएगा। एंड आई एम ग्लैड कि अब सबको विश के पास्ट को जानकर ज्यादा गुस्सा न आया, कस मेरे को हेट कमेंट से बहुत डर लगता है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बढ़ता दिल। राधे वन राधे। चेरी ब्लॉसम। सी यू। 20 विशेस ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन। छोड़ो मुझे, मेरे को मम्मा के पास जाना है। उश। अक्ष रोते हुए अपने हाथ पैर मार रहा था। वहीं अक्ष को सीनियर गार्ड में अपनी गोद में उठा हुआ था। अक्ष उस पर अपने छोटे छोटे मुंह के बरसाते हुए बोला, ओह लीव मी मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। अहू। इस वक्त अक्ष एक नॉर्मल 5 इयर्स के बच्चे की तरह लग रहा था, जो अपनी मम्मा के पास जाने के लिए बुरी तरह रोते हुए चीख और चिल्ला रहा था। अब तक सारे गार्ड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टाफ सभी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सब जानते थे कि अक्ष कभी ऐसा बिहेव नहीं करता था। सबको पता था कि अक्ष बाकी बच्चों से काफी अलग और शार्प माइंडेड चाइल्ड है। उसका एरोगेंस और एटीट्यूड अभी से कई सारी फीमेल टीचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अक्ष के सिल्की हेयर्स जो सुबह काफी स्टाइल से कॉम थे, अब वो पूरी तरह से उसके फहद और फेस पर मैसी होकर बिखर चुके थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन अनबटन हो चुके थे। स्कूल पैंट के अंदर जो शर्ट को डाला हुआ था वो भी निकल चुका था। अक्ष को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी से बहुत बुरी तरह से लड़कर आया हो। गार्ड्स ने दक्ष, तेजस और अंश तीनों को ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि दक्ष और तेजस ने उन्हें वार्निंग दे रखी थी, और उस वार्निंग को फॉलो न करना मतलब भगवान को अपनी मौत का इन्विटेशन कार्ड भेजना था। तभी वहां तेजस की कार आकर रुकती है, और वो भागते हुए अक्ष के करीब आता है। अक्ष को ऐसे देख तेजस के फेस पर कई सारे डेविल इमोशंस नजर आने लगते हैं। अक्ष चैम। तेजस गार्ड की गोद से अक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोला। अब तक एक ही दिन में तेजस और अक्ष की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अक्ष और तेजस ने एक दिन में एक साथ काफी वक्त बिताया था एक साथ, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते थे। चाचू मम्मा, मेरे को मम्मा के पास जाना है। तेजस अक्ष की बात सुन उसको अपने सीने से लगाते हुए काफी सॉफ्टली उसके पीछे कंधे को रब करते हुए बोला।
What happened टाइगर शुशुश? काम डाउन बच्चा। दक्ष अपने छोटे छोटे हाथों को तेजस के गले में कसकर लपेट काफी तेजी से सुबकते हुए रो रहा था। वो बार सुबकते हुए अपनी मम्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा रोने की वजह से अक्ष के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तेजस जल्दी से गार्ड से पानी मंगवाया है और अक्ष को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगता है। इस वक्त दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बाप बेटे हों। तेजस अक्ष को पानी पिलाकर शांत करता है और उसको अपनी गोद में उठाए अपनी कार के पास आता है। तेजस अक्ष को अपनी कार के बोनट पर बैठाते हुए उसका फेस साफ करता है और उसे प्यार से समझाते हुए बातें करने लगता है। अक्ष अभी भी कांपते हुए सुबक रहा था, उसका पूरा फेस रेड और वेट हो चुका था जो काफी मासूम नजर आ रहा था। दक्ष की कार भी तेजस के कार के बगल में आकर रुकती है। दक्ष जल्दी से भागते हुए बाहर आता है और अक्ष के फेस को अपने हाथों में भरते हुए बोला, हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अक्ष पता नहीं क्यों पर दक्ष को देखते ही उसे हक कर रोने लगता है और एक पेनफुल वॉइस में सिसकियों के बीच से उसकी आवाज आती है, पापा। अक्ष के गले से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं दक्ष की हार्ट बीट स्पीड हाई हो जाती है। उसके बॉडी में एक अजीब सा फील होता है जिसे आज तक कभी दक्ष ने महसूस नहीं किया। पहली बार दक्ष जैसे हार्टलेस और घमंडी सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान को खुद के दिल में एक अजीब सा वार्मनेस के साथ कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। ये फीलिंग बहुत अलग थी, ऐसी फीलिंग शायद ही दक्ष ने फील की थी। अक्ष पापा पापा करते हुए काफी देर तक रोता है। तेजस ने दक्ष को सब कुछ बता दिया था कि दक्ष अपनी मम्मा के लिए रो रहा है। हे टाइगर डोंट क्राई माई हीरो शुशुश, अभी मैं मम्मा को कॉल करता हूँ बट यू डोंट लाउडली क्राइंग ओके माई सोन। दक्ष अपने नेचर से उल्ट काफी सॉफ्ट और पोलाइट बिहेव कर रहा था। वो भी नहीं जानता था कि वो ऐसा बिहेव क्यों करने लगा, पर हाँ उसे अपने बेटे की आंखों ऐसे आंसू देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दुनिया का कितना ही बुरा बाप क्यों ना हो, चाहे उसने कितने गलत और बुरे काम क्यों ना किए हों, अगर बात उससे बच्चों पर आती है तो वो एक माँ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस वक्त दक्ष के अंदर भी ये फीलिंग आ चुकी थी। दक्ष अक्ष को अपने सीने से लगाए विश को कॉल करता है। विश जो कि खुद भी अक्ष को याद कर रोए जा रही थी, जब उसका ध्यान अपने फोन रिंग पर जाता है तो वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है, मिस्टर खुराना। विश अचानक से शांत होकर सोचती है क्योंकि अभी अक्ष के स्कूल ओवर होने में 10 मिनट बाकी थे और अभी दक्ष उसे कॉल कर रहा है, क्यों? कुछ सोचते हुए विश अपने आंसू साफ कर खुद को ठीक करती है। इसमें विश को ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि खुद के दर्द को पलक झपकते छुपा लेने विश का एक फेवरेट काम सा हो चुका था। विश जैसे ही कॉल रिसीव करती है उसके सामने दक्ष का हैंडसम एरोगेंट और चार्मिंग सा फेस आ जाता है। दक्ष के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन जिसे देख पता लगना बहुत मुश्किल था कि क्या दक्ष गुस्सा है या नाराज है, पर जो भी हो वो लग तो बहुत डैशिंग और कुल रहा था। दक्ष अपने एरोगेंट वॉइस में बोला, विश दक्ष के मुंह से अपना नाम सुन एक पल के लिए फ्रिज सी हो हुई, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे क्योंकि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलना बंद हो चुके थे। विश अक्ष से बात करो, वो तुम्हें मिस कर रहा है। दक्ष अपने ठंडे सर्द लहजे में विश को देखते हुए कहता है। विश जैसे ही अक्ष के बारे में सुनती है वो धीरे से अपनी पलकें झपका कर बोली, अक्ष मम्मा मम्मा मिस योर मम्मा। अक्ष दक्ष के सीने से लगे सुबकते हुए विश को देख कर बोला। विश अक्ष की हालत देख परेशान हो जाती है। वो हैरानी से अक्ष को देख खड़ी होते हुए बोली, बेबी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा आपको? क्या हुआ बच्चा? विश की आवाज को सुन अक्ष और ज्यादा सुबक सुबक को रोने लगता है, जिसे देखकर विश को भी रोना आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर अक्ष को समझाने की कोशिश कर रही थी। दक्ष की नजर इन सब के बीच विश पर ही थी। वो विश को देखते हुए सोचता है, सच में कुछ तो बात है उसमें, क्या सच में ये इतनी स्वीट है या फिर बस दिखावा है ये? दक्ष का दिल विश पर भरोसा करने का उसे करीब से जानने को कह रहा था, लेकिन फिर दक्ष का दिमाग उसे उस रात की याद दिला देता जिसकी वजह से आज दक्ष एक मशहूर प्लेबॉय बन गया था। उसका दिमाग उस रात के बाद की हर एक चीज को, हर दर्द को हरा कर दे रहा था जो उसे उलझन में डाल रही थी। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद जब विश और अक्ष नॉर्मल होते हैं तो विश एक बार फिर उसे समझाते हुए बोली, अच्छा चलो अब अच्छे बेबी, बिल्कुल भी रोना चाहिए और अपना ख्याल रखना और डैडी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? अक्ष एक नजर हल्की हल्की सुबकियां लेते हुए मासूमियत से हल्की नम लाल आंखों से दक्ष को देखता है और फिर विश को देख हल्की सी छोटी सी स्माइल पास करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब अक्ष को नॉर्मल देख सबके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। गार्ड से लेकर टीचर सबको चैन मिलता है। दक्ष अक्ष को अपने साथ अपनी कार में बिठाते हुए वहां से अपने रूम मेंशन के लिए निकल जाता है। इधर हांगकांग में विश कॉल कट होने के बाद दक्ष के बारे में सोच थी। दक्ष का उसे बिना पल के झपकाए कंटिन्यूअसली देखते रहना, उसका नाम लेना सब कुछ बेचैन कर रहा था। उसे इस बेचैनी में डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विश परेशान होते हुए घबराए आवाज में खुद से सवाल करती हैं, क्या मैंने दक्ष को मिस्टर खुराना के पास छोड़कर कोई गलती कर दी? क्या मुझे उनके पास अपने बेटे को नहीं ले जाना चाहिए था? और फिर बेचैनी से अपने सिर पर हाथ रख, लेकिन अगर मैं अक्ष को उनके पास नहीं ले जाती तो मैं अक्ष को यहाँ भी नहीं ला सकती थी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है, क्यों डर लग रहा है।
क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरा होने वाला। विश को इतनी ज्यादा घबराहट पहले कभी नहीं हुई थी। वी खुद के अंदर इतनी बेचैन महसूस कर रही थी कि ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। और इसके साथ विश एक ओवरथिंकर थी। वो किसी बात के बारे में जल्दी सोचती नहीं थी, लेकिन जब सोचती थी तो वो उन सब बातों को बहुत गहराई से अपने थॉट्स में सोचने लगती है। विश के इसी ओवरथिंकिंग की वजह से वो कई बार डिप्रेस भी हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत उसके 15 साल की एज से हो चुका था। रूम मेंशन पहुंचते पहुंचते दक्ष ने अक्ष को काफी सारी चीजों से भर दिया था। अब अक्ष पहले से भी ज्यादा मेसी बॉय बन चुका था। अक्ष के हाथों में आइसक्रीम और स्नैक्स के मसाले एक साथ मिक्स्ड अप होकर लगे हुए थे। उसके फेस पर चॉकलेट्स पूरी तरह से फैला हुआ था। भले ही अक्ष काफी डर्टी और मेसी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी क्यूट और चार्मिंग लग रहा था। उसे चार्म में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि वो और भी ज्यादा क्यूट और डैशिंग लगने लगा था। दक्ष अक्ष को अपनी गोद में लिए मेंशन के अंदर आता है। पीछे से तेजस भी अपने हाथों में सारा सामान लिए अंदर आता है। शीना उन तीनों को आता देख उन्हें ग्रीट करती है और पूछती है, इवनिंग सीईओ, क्या आप लोग कुछ लेंगे? दक्ष को याद आता है कि उसे पार्टी में जाना है जिसमें मलिष्का ने उसे इनवाइट किया था। दक्ष तेजस को देख बोला, तेज, मुझे अभी आधे घंटे बाद मलिष्का के डैड की बिजनेस पार्टी में जाना है, तो तुम अक्ष का ध्यान रखना, उसे तुम साफ करने में सपोर्ट करो, मैं भी रेडी होने चलता हूँ। तेजस उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देता है और जैसे ही अक्ष को अपनी गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ता है, अक्ष दक्ष के गले में अपने दोनों हाथों को लपेट कसकर उससे चिपक जाता है। ये देख दक्ष पहले अपने कपड़े को देखता है जिसे उसके टाइगर बेटे ने पूरी तरह से खराब कर दिया था। अब तक अगर किसी और ने ये किया होता तो शायद उसका हाल बहुत बुरा होता। क्या हुआ? दक्ष एरोजेंटली कोल्ड वॉइस में अक्ष को देखते हुए कहता है, मैं आपके साथ जाऊंगा। शायद आप भूल गए, लेकिन मम्मा ने कहा था कि मैं आपके साथ ही रहूं। तो मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। अक्ष वापस अपने एटीट्यूड में आते हुए दक्ष को नॉर्मली देखते हुए बोला। दक्ष अक्ष की बात सुन उसे घूर के देखता है और फिर उसे समझाते हुए बोला, अक्ष, वो बिजनेस पार्टी है, वहां तुम क्या करोगे और तुम वहां बोर भी हो जाओगे। दक्ष के चुप होते ही अक्ष बोला, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं वहां बिल्कुल बोर नहीं होऊंगा और ना ही आपको परेशान करूंगा। दक्ष जानता था उसका बेटा इतना सीधा नहीं है, अगर वो फिर से पिछली बार की तरह अकेले गया तो पता नहीं इस बार क्या ही करे। कुछ देर अक्ष को घूरने के बाद दक्ष एक डीप ब्रेथ आउट करते हुए बोला, ओके फाइन। दक्ष की हाँ सुन अक्ष अपना छोटा सा बेबी हेड घुमा कर तेजस को देखता है और हल्के से अपनी आंखें रोल कर आईब्रोज को रेज कर देता है। तेजस जैसे ही अक्ष को ऐसे करता हुआ देखता है वो एक पल को हैरान रह जाता है, लेकिन फिर जो जिसे तेजस के दिमाग में थी वो घूमते हुए रुक जाती है। अक्ष ने पार्टी में जाने के लिए इसलिए जिद की थी क्योंकि वो पार्टी मलिष्का राय की थी और वो अच्छे से जानता था कि ये नाम कौन है। इसलिए वो अब अपनी मम्मा के हर दर्द और आंसुओं का बदला इस पार्टी में जाकर मलिष्का को देना चाहता था। अक्ष सिर्फ मलिष्का के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वहां कुछ और लोग भी थे जो दक्ष के जानी दुश्मन थे और इसी के साथ आज दक्ष को पूरी मीडिया के सामने ये भी कबूलना पड़ सकता था कि वो एक बेटे का बाप भी बन चुका है। अभी फिलहाल दक्ष ये नहीं जानता था कि वहां का माहौल क्या होने वाला था और कहीं ना कहीं दक्ष को इसकी परवाह भी नहीं थी। अक्ष मन ही मन बोला, डैडी अब आप देखते जाओ, मैं रियल खुराना हूँ, बिल्कुल आपकी तरह ही गेम खेलूंगा। क्या होगा जब अक्ष और मलिष्का आएंगे सामने और दक्ष के कॉन्फेशन के बाद कैसा होगा आगे माहौल। हम आई नो आप सबकी फीलिंग्स कैसी है, बट आप सबसे यही कहूंगी कि ना ही आप सब गलत हैं और ना ही आगे की स्टोरी। बस एक रिक्वेस्ट है, आप सब बस स्टोरी को लास्ट तक पढ़े। आई नो बहुत सी चीजें चेंज होंगी, बट आई होप आप सभी मेरा सपोर्ट आगे तक करेंगे। लॉस्ट ऑफ लव गाइज, बढ़ता दिल बढ़ता दिल।